एक ऐसी दुनिया जहां हीरो लोग सिर्फ तलवार या कटार चुनते थे, मैंने अपने मुख्य हथियार के रूप में एक पिस्तौल पकड़ ली। मेरे क्लास के तलवारबाज दोस्त मेरा मजाक उड़ाने लगे, यहाँ तक कि टीचर ने भी मुझे पागल समझा। असल में ये एक ऐसी दुनिया थी जहाँ हीरो और मॉन्स्टर दोनों रहते थे और मैजिक से बनाया गया बुलेट भी किसी हीरो को चोट नहीं पहुंचा सकता था। इसलिए आधुनिक पिस्तौल के बजाय पुराने जमाने के हथियार ज्यादा ताकतवर साबित होते थे। पर इस मैजिकल दुनिया की शुरुआत असल में मेरे द्वारा लिखी गई एक कहानी से हुई थी। जब मैंने कहानी लिखनी बंद कर दी तो एक दिन मुझे एक रीडर का मेल मिला जो मेरी कहानी बदलवाना चाहता था। जैसे ही मैंने हाँ कहा, मैं अचानक अपनी ही कहानी की दुनिया में आ गया और मेरे चेहरे पर एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ था। खैर, 2 हफ्ते बीतने के बाद मैं कुछ हद तक इसके आदी हो गया। इन 2 हफ्तों में मैंने समझ लिया कि मैं सपना नहीं देख रहा, बल्कि अपनी ही कहानी के एक छोटे किरदार के शरीर में पहुंच गया हूँ। काफी सोचने के बाद मुझे लगा कि वापस जाने का तरीका है, मेन स्टोरी को फॉलो करो। जहां तक मैंने लिखा था, कहानी खत्म होते ही शायद मुझे वापस जाने का मौका मिल जाए, पर कहानी पूरी होने में लगभग 10 साल लगेंगे और ये दुनिया कई खतरों से भरी थी। इसलिए मैंने इस शरीर के मालिक के स्कूल जाने का फैसला किया, यानी मैजिक स्क्वायर एकेडमी, जहां हीरो बनने की ट्रेनिंग होती थी। और ये मेरी कहानी का मेन स्टेज भी था। खास टैलेंट वाले हीरो बनने के इच्छुक स्टूडेंट्स में से सिर्फ कुछ ही लोग मैजिक स्क्वायर में एडमिशन पा सकते थे। मेरे इस शरीर के असली मालिक का भी यहाँ एडमिशन हुआ था, तो जरूर उसमें कोई खास बात रही होगी। हालांकि मैं एक साइड कैरेक्टर की प्रतिभा नहीं जानता था, पर उम्मीद थी कि वो कुछ तो मदद करेगी। मेरी क्लास थी ट्रुथ क्लास, जो कहानी का सेंटर था। मेन कैरेक्टर, हीरो और विलन सब इसी क्लास में थे। आगे चलकर इस क्लास में कई मुश्किलें आने वाली थीं। ये सोचकर कि मुझे इन सब टैलेंटेड लोगों के साथ 10 साल बिताने हैं, मैं और भी परेशान हो गया। शाम को क्लास खत्म होने के बाद मैं हॉस्टल के अपने कमरे में लौटा। वहां मेरे दरवाजे के पास एक पार्सल रखा था। मैंने सोचा शायद ये इस शरीर के मालिक किम चुंदोंग का सामान है, पर जब मैंने खोला तो उसमें मेरी खुद की लैपटॉप थी। ये देखकर मैं चौंक गया। फिर लैपटॉप अपने आप ऑन हो गई और उस पर लिखा था, सिंक्रोनाइजेशन स्टार्ट। एक तेज रोशनी के साथ किम चुंदोंग किरदार की हर चीज मेरे अंदर आने लगी, यानी किम हा जिन में उसकी सारी एबिलिटीज, उसका जीवन, सब कुछ धीरे धीरे मेरे साथ जुड़ गया। ये सारी चीजें वही थीं जो मैंने अपनी कहानी लिखते समय बनाई थी। मैं सोच रहा था, आखिर ये लैपटॉप मुझ तक किसने पहुंचाया। सिंक्रोनाइजेशन पूरा होते ही लैपटॉप की स्क्रीन ब्लैक हो गई और मुझ में ऑल राउंड इंटरवेंशन सेटिंग नाम की एक खास एबिलिटी आ गई। अब मैं किम चुंदोंग नहीं रहा, बल्कि अपने असली रूप में वापस आ गया। पर सिंक्रोनाइजेशन के कारण मेरी सारी एबिलिटीज रीसेट हो गई। मैंने लैपटॉप डेस्क पर रखा, स्क्रीन में साफ दिख रहा था, ये मेरा ही असली चेहरा था। साथ ही मेरे चारों तरफ कई विंडोज दिखाई दे रही थी। शायद ये मेरी सेटिंग वाली आई अवेकनिंग घटना थी। इस दुनिया में जब कोई अपनी लिमिट पार करता है तो उसकी आंख खुलती है। आंख खुलने के बाद इंसान अपनी एबिलिटीज और स्टैट्स को नंबर्स के रूप में देख सकता है। सीधे शब्दों में, अपनी स्टेटस विंडो। इस समय मेरे पास 2 एबिलिटीज थी, ऑब्जर्वेशन और रीडिंग। मेरी कहानी में लेवल अप सिस्टम नहीं था। हीरो लोग एबिलिटी पॉइंट्स पाकर ही ताकतवर बनते थे और मैंने अपने सारे पॉइंट्स लक बढ़ाने में लगा दिए। मेरी कहानी में लक एक तरह का चीट कोड था, पर क्योंकि ये एक फिक्स्ड एबिलिटी थी, इसलिए इसे पॉइंट से बढ़ाया नहीं जा सकता था। पर अगर मैं अपने पॉइंट्स को एसपी में बदल दूं तो शायद मैं ये कर सकता हूं। मैंने तुरंत ट्राई करने की सोची। मुझे मिले 10 पॉइंट्स को एसपी में बदलकर मैंने 9000 एसपी पॉइंट से अपना लक 9 कर लिया। इससे मुझे एक हिडन लक बफ मिला, जिससे मैं खुश हो गया। अब मेरा लक 9.1 हो गया था। मैन कैरेक्टर किम सूहो की मैजिक पावर 9.0 के आसपास थी। उसकी तुलना में मैंने बहुत लकी कदम उठाया था। बाकी बचे एसपी मैंने विल पावर बढ़ाने में लगाए, क्योंकि आगे मैजिक स्क्वायर की कठिन ट्रेनिंग से गुजरना था और अपने ऊंचे लक के कारण मेरी विल पावर 7.2 तक पहुंच गई। जब मैं सोच रहा था कि अब मैं लगातार चीट कर सकता हूं, तभी सिस्टम में एक सीरियस एरर पाया गया। अब से मैं एसपी का इस्तेमाल फिक्स्ड एबिलिटीज बदलने में नहीं कर सकता था। थोड़ा निराश जरूर हुआ, पर मैंने लक और विल पावर बढ़ा ली थी। अब मेरे पास सिस्टम से मिले 10,000 केयर एसपी पॉइंट्स बचे थे, पर उन्हें मैं बाद में सोच समझकर ही खर्च करूंगा। अगले दिन सुबह की एक्सरसाइजेस खत्म होने के बाद हमारी क्लास का अगला इंस्ट्रक्टर स्टेज पर आकर बोलने लगा। उसका नाम था किम सू ह्योक और वो अलग अलग एसोसिएशंस के हिसाब से मिड टॉप लेवल का हीरो था। अपना परिचय देने के बाद उसने आज का मेन टॉपिक शुरू किया और आज हमारा पहला टास्क था अपना मेन वेपन चुनना। जल्द ही इंस्ट्रक्टर की अगुवाई में हम मैजिक स्क्वायर एकेडमी के बड़े इक्विपमेंट रूम में पहुंचे। वहां पुराने जमाने के कई हथियार रखे थे। जब सभी स्टूडेंट्स इन हथियारों को देखकर हैरान थे, इंस्ट्रक्टर ने जल्दी से हथियार चुनने को कहा। एक बार मेन वेपन चुनने के बाद कम से कम 6 महीने तक उसे बदला नहीं जा सकता था। मौजूद स्टूडेंट्स ने अपनी पसंद और जरूरत के हिसाब से हथियार चुने। इक्विपमेंट रूम में हर तरह के हथियार मौजूद थे। मेन कैरेक्टर्स को हथियार चुनते देखकर मैंने भी अपने लिए ढूंढना शुरू किया। मेरी अभी की स्टैट्स के साथ दूसरे स्टूडेंट्स के हथियार इस्तेमाल करना मुश्किल था और मुझे तलवार कटार से कोई खास लेना देना नहीं था, इसलिए मेरे गोल साफ थे। पहला, जो जल्दी सीखा जा सके। दूसरा, जिससे पिछली दुनिया में मेरा एक्सपीरियंस रहा हो। चारों तरफ देखने के बाद मैंने अपना
टारगेट फाइनल कर लिया। पर मेरे चुनाव ने बाकी साथियों का ध्यान खींचा। उनकी बातें सुनकर इंस्ट्रक्टर ने मेरी तरफ देखा और वो भी हैरान रह गया, क्योंकि मैंने एक छोटी सी पिस्तौल उठा ली थी। बहुत से लोग हंसने से खुद को नहीं रोक पाए। इंस्ट्रक्टर को भी अजीब लगा। उसने पूछा कि क्या पिछले मिलिट्री स्कूल में मैंने यही इस्तेमाल की थी। मैंने शांति से कहा कि मैं अब दूसरा हथियार ट्राई करना चाहता हूँ। ये सुनकर इंस्ट्रक्टर ने कुछ नहीं कहा। मैजिक स्क्वायर स्टूडेंट्स की चॉइस की आजादी को सपोर्ट करता था, पर रिजल्ट चाहे जो भी हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद लेनी थी। किसी को लगा कि मैं अटेंशन चाहता हूँ, कोई ये सोच रहा था कि सिमुलेशन फाइट में मुझे सबक सिखाएगा और हथियारों के फर्क का एहसास कराएगा। मैं भी मजबूर था। आखिर ये मेरी ही लिखी हुई सेटिंग थी। इस दुनिया में गन एक अच्छा हथियार जरूर था, पर सिर्फ उनके लिए जो मैजिक कंट्रोल नहीं कर सकते। मेरी कहानी में गन यूजर्स मैजिक बुलेट्स इस्तेमाल करते थे, जो नॉर्मल गोली से ज्यादा ताकतवर होती थी। फिर भी हीरोज में इसकी पॉपुलैरिटी नहीं थी। पहली वजह थी इसकी लिमिट। चाहे गन चलाने वाला कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, गन की ताकत नहीं बदलती। दूसरी वजह, इस दुनिया में मिथ्स और लीजेंड सच्चे थे। हिस्टोरिकल वेपन्स असल में मौजूद थे, इसलिए जितना पुराना और मशहूर सोर्स, हथियार उतना ही हाई लेवल होता था। हीरोज लोग ऐसे ही पुराने हथियार पसंद करते ताकि अपनी लिमिट पार कर सकें। पर इस सब से मेरा कोई लेना देना नहीं था। आखिर मैं कोई कॉमिक का हीरो नहीं था, नहीं मैंने कभी तलवार चलाई थी। मैं इन मैजिक स्क्वायर के स्टूडेंट्स की बराबरी कैसे कर पाता? मेरे लिए तो पिस्तौल ही सबसे बेहतर चॉइस थी। अब हथियार चुन लिया था, अब बारी थी अपनी एबिलिटी हासिल करने की। एबिलिटी ही हीरोज की ताकत की असली जड़ थी। आम इंसान के पास सिर्फ एक एबिलिटी होती थी, पर एक शख्स इसका एक्सेप्शन था, किम सू हो। उसके पास स्वॉर्ड मास्टर के अलावा भी कई हिडन एबिलिटीज थीं। दूसरी तरफ इक्विपमेंट रूम से निकलकर किम सू हो ट्रेनिंग रूम में पहुंचा। वहां एक लड़की थी, चोई नयून, जिसके हाथ में बो था। उसे देखकर किम सूहो को याद आया कि ट्रुथ क्लास में एक और आर्चर आ गया है, पर उसकी इस बात से चोई ना यून नाराज हो गई। उसके हिसाब से मैं तो आर्चर कहलाने लायक भी नहीं था। शायद मैं हीरो बनने का ख्याल ही छोड़ चुका था। बेशक उनकी ये बातचीत मैं नहीं सुन पाया। हॉस्टल वापस आकर मैंने अपने लिए एक सही एबिलिटी सोचनी शुरू की, और मेरी सेटिंग के मुताबिक पहली एबिलिटी मिलने पर मुझे 10,000 एक्स्ट्रा एसपी पॉइंट्स भी मिलने थे। मैंने लैपटॉप पर बस एक एबिलिटी टाइप कर दी, मार्क्समैन। फिर एसपी पॉइंट्स खर्च करके उसे सेट कर दिया। मैंने सोचा नहीं था कि पॉइंट्स खर्च होते ही स्टेटस विंडो ने मेरे लिखे हुए को खुद ब खुद एडिट कर दिया, और ये एक ग्रोइंग टाइप एबिलिटी थी। कुछ सोचने के बाद मैंने मार्क्समैन को ही चुन लिया। अब इसी के सहारे मुझे कहानी तक पहुंचना था। वक्त जल्दी बीत गया और अगला दिन आ गया। आज टीचर ने टावर और डंजन को क्लियर करने की ताकत के बारे में पढ़ाया, पर मेरे पास ऑब्जर्वेशन और रीडिंग एबिलिटीज थी, इसलिए बिना ज्यादा ध्यान दिए भी मैं थ्योरी आसानी से समझ सकता था। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये मुझे अपनी नजर के दायरे में किसी को भी ऑब्जर्व करने देती थी, यहाँ तक कि उनकी स्मार्ट वॉच का कंटेंट भी देख सकता था, और बिना किसी मीडियम के कहीं भी अपने लैपटॉप की चीजें पढ़ सकता था। क्लास खत्म होने पर टीचर ने रिवीजन न भूलने की याद दिलाई, क्योंकि जल्द ही रिटन एग्जाम था। टीचर के जाते ही चोई ना यून ने कंप्लेन शुरू कर दी, इतनी थ्योरी क्यों पढ़नी है, असली मैदान में ही तो दम दिखाना चाहिए। लगता है उसकी बात सच हो गई, क्योंकि अगले ही पल ट्रुथ क्लास का दरवाजा खुला और इंस्ट्रक्टर ने सभी को 20 मिनट में ग्राउंड पर आने का ऐलान किया। ये सुनकर चोई ना यून खुशी से उछल पड़ी। जैसा उसने सोचा था, इंस्ट्रक्टर ने सभी को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में भेज दिया, पर मेरे लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं थी। ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंचकर इंस्ट्रक्टर ने ज्यादा बात किए बिना ही ग्रुप्स बनाना शुरू कर दिया। हर टीम में 4 मेंबर्स होंगे। फेयरनेस के लिए लो रैंक स्टूडेंट को हाई रैंक के साथ जोड़ा जाएगा, और ये ग्रुपिंग मिड टर्म एग्जाम तक रहेगी। बेसिक रूल्स बताने के बाद इंस्ट्रक्टर ने टीम असाइनिंग मशीन चला दी। मेन कैरेक्टर की टीम की तो मुझे कोई परवाह नहीं थी। असली हैरानी तो तब हुई जब मैं यू योन हा के साथ एक टीम में आ गया। ये मेरी कहानी से अलग था। जैसा कि हर कहानी में होता है, हीरो के आसपास वो कैरेक्टर्स होते हैं जिनसे कॉन्फ्लिक्ट होता है और कहानी आगे बढ़ती है। मेरी कहानी में यू योन हा एक ऐसा ही मेन कैरेक्टर थी। वो देश की सबसे ताकतवर गिल्ड एसेंस शोर की पहली सक्सेसर थी और मशहूर यू फैमिली की वंशज थी। कहानी की शुरुआत में वो हीरो किम सूहो के खिलाफ खड़ी रहती, पर आखिर में वो एक जैसे गोल वाले साथी बन जाते। मैं नहीं जानता कि वो मेरे साथ क्यों आई, पर मेरे हालात को देखते हुए उससे जुड़ाव जरूरी था, क्योंकि कहानी में मेरा रोल जितना बड़ा होगा मुझे उतने ही ज्यादा एएसपी पॉइंट्स मिलेंगे। मैंने मन ही मन ठान लिया, मुझे यू योन हा का ध्यान खींचने का कोई तरीका ढूंढना ही होगा। इतने में आराम कर रही यू योन हा ने किसी को अपना नाम पुकारते सुना। पीछे मुड़कर देखा तो वो था उसी टीम का दूसरा मेंबर, हो सुंग और यह वोल। हालांकि दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे, पर यू योन हा ने उन पर ध्यान नहीं दिया जब तक ये तय नहीं हो गया कि वो टीममेट्स हैं। फिर उसने तुरंत अपना रवैया बदल लिया और बहुत पोलाइट हो गए। लगता था कि वो सिर्फ 3 ही हैं। जब यू योन हा ने पूछा कि चौथा मेंबर कौन है, तो मैं खुद आगे बढ़ा। उसे मेरे बारे में कोई याद नहीं थी, पर मुझे डरा हुआ नहीं दिखना था, क्योंकि मैं जानता था कि यू योन हा कमजोर लोगों से नफरत करती है। मैंने अपना परिचय देना ही चाहा था कि पास खड़े होसुंग
ने तुरंत पहचान लिया, वही जिसने इक्विपमेंट रूम में पिस्तौल चुनी थी। उसने कहा कि फर्स्ट ईयर में मेरी पहचान बन चुकी है। पर जब हम बातें कर ही रहे थे, इंस्ट्रक्टर आ गया और बोलना बंद करवा दिया। उसने हर टीम को मारने वाले मॉन्स्टर का कोऑर्डिनेट स्मार्ट वॉच पर भेजा और आज की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू हो गई। युयोन हा और दूसरों की लंबी ट्रेनिंग के कारण उनकी एबिलिटीज काफी ऊंची थी, उनकी स्पीड बहुत तेज थी, पर मैं अलग था। डेस्टिनेशन के पास पहुंचते पहुंचते मैं मरने जैसा महसूस कर रहा था। हालांकि मेरी स्टेमिना आम लोगों से ज्यादा थी, पर मैजिक स्क्वायर के स्टूडेंट्स के सामने मैं टीम का सबसे कमजोर था। एक समुद्री किनारे पर पहुंचकर हम ट्रेनिंग एरिया 8 कोस्टल शोर में आ गए। इस एरिया का मॉन्स्टर था ब्लैक करंट ऑक्टोपस। इसकी खूंखारी में कोई शक नहीं था। जब मैं भी पहुंच गया तो युयोन हा ने प्लान बनाना शुरू किया। ब्लैक करंटी ऑक्टोपस लो मिड लेवल का मॉन्स्टर था। उसकी खुद की अटैक पावर ज्यादा नहीं थी। असली मुश्किल उसके सिर से निकलने वाली 10 छोटी ऑक्टोपस शैडो टेंटकल्स थी। इन छोटे मॉन्स्टर्स में खतरनाक ब्लड सकिंग एबिलिटी थी और यही उसका सबसे घातक हिस्सा था। येवोल और दूसरे ने सोचा कि अगर 10 ऑक्टोपस जल्दी खत्म करने हैं तो ये काम मुझ आर्चर को देना चाहिए, पर युयोन हा ने मना कर दिया। उसने कहा कि छोटे ऑक्टोपस वो खुद संभालेगी और होसुंग व येहवोल अपनी ताकत बचाकर रखें। ब्लैक करंट ऑक्टोपस की हीलिंग पावर बहुत तेज थी, उसे एक ही वार में उसके वीक पॉइंट पर मारना होगा। पर युयोन हा की प्लान साफ थी, मुझे ट्रेनिंग से बाहर रखना। जैसा मैंने सोचा था उसने मेरी परवाह नहीं की। मुझे इंटरफेयर न करने को कहकर वो तुरंत एक्शन में आ गई। शायद मेरी धीमी स्पीड से चिढ़ थी। हुक्म मिलते ही होसुंग ने एक बड़े पत्थर पर जोर से वार किया। उनकी योजना थी मॉन्स्टर को किनारे की तरफ लाना। ये प्लान कामयाब रहा। किनारे पर इंसानों को देखकर ब्लैक करंट ऑक्टोपस तेजी से तैर कर आ गया। युयोन हा पहले से तैयार थी। करीब आते ही ऑक्टोपस ने बिना देरी किए अपने सिर से ब्लड सकिंग ऑक्टोपस छोड़ दिए। ये छोटे मॉन्स्टर्स बहुत तेज थे। होसुंग उनके अटैक देखकर भी बच नहीं पाया। खैर, प्लान के मुताबिक युयोन हा ने समय रहते इंटरफेयर किया। उसकी विहिप ने हर एक ऑक्टोपस को मार गिराया और युयोन हा बिल्कुल आराम से थी, जैसे उसने कोई खास मेहनत न की हो। मजबूत होसुंग ने मान लिया कि युयोन हा मैजिक स्क्वायर के नए स्टूडेंट्स में 7वें नंबर पर क्यों है। युयोन हा को थैंक्स देकर वो तेजी से बैटलफील्ड से हट गया। अब सामने से युयोन हा ने जिम्मा संभाला। जैसे ही उसने ऑक्टोपस के टेंटकल अटैक से बचा, उसके पीछे एक छोटा ऑक्टोपस रेंगता हुआ आ गया। येवोल ने तुरंत देख लिया, पर दूरी बहुत कम थी। युयोन हा के लिए बच पाना इम्पॉसिबल था और अगर छोटा ऑक्टोपस छू जाता तो कुछ सेकंड में ही उसका खून चूस लेता। पर युयोन हा को हैरानी हुई जब एक गोली की आवाज के साथ ही खतरा टल गया। इंटरफेयर करने वाला दूर खड़ा मैं था। मार्क्समैन के कारण मेरी पिस्तौल लगभग हर बार निशाने पर लग रही थी। होश में आकर युयोन हा का मन खराब हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि सबसे नीचा समझा जाने वाला किम हाजिन उसकी जान बचाएगा। यह वोल और दूसरे भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि मैं इतनी सही टाइमिंग से एक्शन ले सका। युयोन हा ने शुरू में तो कहा, मैंने कहा था इंटरफेयर न करने को, पर उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि ब्लैक करंट ऑक्टोपस ने अगला अटैक शुरू कर दिया। इस बार ऑक्टोपस की संख्या जानकारी से अलग थी। सिर्फ 10 नहीं, बल्कि इतनी सारी कि युयोन हा भी नहीं संभाल पाएगी। दर्जनों। मैं घबराया नहीं। हालांकि मॉन्स्टर्स ज्यादा थे, पर उनकी इंटेलिजेंस कम थी। उनके मूवमेंट को आसानी से पकड़ा जा सकता था और यही वह मौका था जहां मैं अपनी अहमियत दिखा सकता था, क्योंकि मेरे मार्क्समैन में एक खास स्किल थी, बुलेट टाइम। ये 3 सेकंड के लिए टाइम की स्पीड धीमी कर सकता था और अब मुझे सिर्फ एक काम करना था, हर एक ब्लड सकिंग ऑक्टोपस को तेजी से गोली मारना। 3 सेकंड ज्यादा नहीं होते। युयोन हा और दूसरों की नजर में ये तो बस कुछ सांसों का वक्त था, पर जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो इतने सारे ऑक्टोपस छलनी हो चुके थे। हालांकि यह दृश्य शॉकिंग था, पर युयोन हा ने तुरंत बैटल सिचुएशन समझ ली। अब छोटे ऑक्टोपस नहीं थे तो ब्लैक करंट ऑक्टोपस का वीक पॉइंट उससे बच नहीं सकता था। एक पल में ही उसकी विप निकली और ऑक्टोपस के वीक पार्ट को जकड़ लिया। साथ ही युयोन हा ने तुरंत टीममेट्स को अटैक करने को कहा। येवोल और होसुंग ने बिना देरी किए मॉन्स्टर के सिर पर छलांग लगा दी। अगले ही पल दोनों ने अपनी मैजिक पावर रिलीज की। उनके पावरफुल जॉइंट अटैक में ब्लैक करंट ऑक्टोपस तुरंत मारा गया और ट्रुथ क्लास टीम 5 का प्रैक्टिकल टास्क पूरा हो गया। काम खत्म देखकर मैं और सहारा नहीं दे पाया और नीचे लेट गया। पहली बार बुलेट टाइम इस्तेमाल करने ने मेरी सारी एनर्जी खत्म कर दी थी, पर इलेक्ट्रॉनिक अनाउंसमेंट में जब टीम 5 का टोटल टाइम सुना 58 मिनट 58 सेकंड, तो युयोन हा निराश हो गई, क्योंकि यह रैंक सिर्फ 16वीं थी। क्लास वापस आकर जब उसने बड़ी स्क्रीन पर टीम का टाइम देखा तो उसे यकीन हो गया कि उसने सही सुना था। हालांकि ड्रोन द्वारा पूरी शूटिंग हुई थी और एकेडमी अलग से इंडिविजुअल स्कोर भी गिनेगी, पर युयोन हा खुश नहीं थी, क्योंकि उसकी एक बार फिर छोई नयून से हार हुई थी। उसकी टीम चौथे नंबर पर थी। मैजिक स्क्वायर आते वक्त उसने ठाना था कि शुरू से ही वह उस पर भारी पड़ेगी, पर पहली ही ट्रेनिंग में हार गई। और सबसे बुरी बात, पास का लड़का शायद किम सू हो बस चोई ना यून को देखे जा रहा था। इसके बाद युयोन हा गुस्से में चोई ना यून की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसे पीछे से किसी की मौजूदगी महसूस हुई, युयोन हा ने तुरंत अपना रवैया बदल लिया और बहुत नरमी से चोई ना यून को हेलो बोला। जब युयोन हा ने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बारे में पूछा तो चोई ना यून ने अफसोस जताया
कि वो सिर्फ चौथे नंबर पर रही। और जब उसे पता चला कि यू योन हा की टीम 16वें नंबर पर है, तो चोई नायून ने तारीफ करते हुए कहा कि वो काफी अच्छा कर गए, क्योंकि एक बोझ गनमैन के साथ ये स्कोर भी बहुत था। पर यू योन हा का मन उलझन में था। जैसा चोई नायून ने कहा, शुरुआत में रास्ता तय करते समय वो 10 मिनट में पहुंच सकते थे, लेकिन मेरी वजह से 50 मिनट बर्बाद हुए। लेकिन बाद की लड़ाई में मैंने बड़ी भूमिका निभाई। ये फर्क यू योन हा के लिए भी समझना मुश्किल था कि मैं सच में बोझ था या नहीं। और मैजिक बुलेट से दर्जनों ब्लड सकिंग ऑक्टोपस मारना, वो ये जानने को और ज्यादा उत्सुक हो गए कि आखिर मेरा राज क्या है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बाद कुछ दिनों तक मैं अपने शरीर की एक्सरसाइज करने लगा। अब जाकर मुझे पिछली लड़ाई के फायदे याद आए। अभी मेरी एबिलिटी प्रोफिशिएंसी 20% बढ़ी है, परसेप्शन 0.03 बढ़ा है और लक ट्रिगर हुआ है। आगे से सुनने और देखने की क्षमता बेहतर होगी। साथ ही यू योन हा की कहानी में दखल देने के कारण मुझे कुछ 100 एसपी पॉइंट्स भी मिले। इन दिनों एक्सरसाइज से कई क्षमताओं में सुधार हुआ। सारे हालिया फायदे देखकर मैंने आज की ट्रेनिंग खत्म की। रात के समय स्टूडेंट हॉस्टल के वीआईपी एरिया में यू योन हा लैपटॉप देखते हुए जाग रही थी। स्क्रीन पर मेरी ट्रेनिंग की परफॉर्मेंस चल रही थी। वो बार बार वीडियो देख रही थी। आखिर में उसने एक डराने वाला आंकड़ा निकाला। मैंने 3 सेकंड में पिस्तौल से लगातार 60 मैजिक बुलेट दागी थी। यू योन हा सोचने लगी, क्या कोई इंसान 1 सेकंड में 20 बार ट्रिगर दबा सकता है, या फिर मेरी पिस्तौल में ऑटो फायर सिस्टम था। पूरी रात की जांच के बाद उसे लगने लगा कि मेरे बारे में शक करने के कई कारण हैं। लड़ाई में इतना शानदार प्रदर्शन, उसकी सभी टैलेंट्स की जानकारी के बावजूद उसने कभी मेरा नाम नहीं सुना था। तभी उसे शिन जोंग ह्योक का मैसेज आया, वही लड़का जो दिन में चोई नायून को देख रहा था। जब शिन जोंग ह्योक ने पूछा कि वो क्या कर रही है, तो यू योन हा ने खुश होकर कहा कि वो रिप्ले देख रही है। लेकिन उसे खुद हैरानी हुई कि उसे अपनी टीम के गनमैन के बारे में भी इतनी दिलचस्पी हो रही है, क्योंकि मैजिक स्क्वायर की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पूरी तरह रिकॉर्ड होती है। लगभग सभी एकेडमी के लोग और बाहरी संगठन इसे देख सकते हैं। यू योन हा के साथ टीम में होने के कारण कुछ लोगों ने हमारे वीडियो का रिप्ले देखा, लेकिन ज्यादातर लोगों का ध्यान मैन कैरेक्टर किम सू हो पर था। इनमें क्रिएशन मैन गिल्ड की वाइस लीडर यून सुंग आह भी शामिल थी। उसे किम सू हो बहुत पसंद आया। उसकी बेहतरीन तलवारबाजी और जबरदस्त स्ट्राइक पावर देखकर यून सुंग आह समझ गई कि देश की सभी टॉप गिल्ड्स किम सुहो को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगी, और वो भी पीछे नहीं रहने वाली थी। इतना साफ सुथरा, हंसमुख और हैंडसम टैलेंट, वो हर हाल में उसे रिक्रूट करना चाहती थी। लेकिन जब उसने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग आगे देखी, तो उसे एक गन यूजर स्टूडेंट दिखा। पास खड़े असिस्टेंट ने बताया कि यू योन हा की वजह से बहुत लोगों ने वीडियो खोला, और मैं इस गनमैन के रूप में कई बहसों का कारण बना था। सिर्फ एक पिस्तौल से मैंने हैरान कर देने वाले नतीजे दिए थे। साथ ही उसने यून सुंगाह को बताया कि मैजिक स्क्वायर आने के बाद मैंने अपना मेन हथियार तलवार से बदलकर पिस्तौल कर लिया था। ये सुनकर उसे समझ आया, शायद मैंने आंख खोल ली थी। पहले भी ऐसे केस हुए थे जब जागने के बाद लोग अपना पुराना हथियार बदल लेते थे। सिर्फ 17 साल की उम्र में आंख खुलना, ये स्पीड यून सुंगाह के लिए चौंकाने वाली थी। अफसोस, अगर मेन हथियार गन है तो उसके हिसाब से ये ज्यादा आकर्षक नहीं था। आखिर आगे चलकर मॉडर्न हथियारों की कमजोरियां सामने आ जाती हैं। वक्त तेजी से बीता और 3 दिन गुजर गए। आज एकेडमी में नया ट्रेनिंग प्रोग्राम था, सिमुलेशन ड्यूल। आमतौर पर ये 2 लोगों की टीम में होता है और खास ट्रेनिंग हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं जिनसे गंभीर चोट नहीं लगती। लेकिन मैजिक स्क्वायर के फर्स्ट ईयर में सिर्फ एक शख्स इसका अपवाद था। इंस्ट्रक्टर ने जोर से मेरा नाम लिया और अब तक मुझे 18 बार पीटा जा चुका था। दूसरों से अलग मेरा विरोधी एकेडमी का इंस्ट्रक्टर था। वजह, ट्रेनिंग पिस्तौल अभी तैयार नहीं हुई थी। अगर असली पिस्तौल इस्तेमाल होती तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आसानी से घायल हो सकते थे। इसलिए मेरा सिमुलेशन ड्यूल इंस्ट्रक्टर के साथ था। हालांकि मार्क्समैन की लॉन्ग साइट स्किल से मैं इंस्ट्रक्टर के अटैक का रास्ता देख सकता था, लेकिन असल सवाल ये था कि मेरी अपनी स्पीड उसका साथ दे पाएगी या नहीं। ट्रेनिंग खत्म होते ही मैं पूरी तरह थक गया। जैसे ही मैं आराम करने और कोक पीने वाला था, पीछे मुड़कर देखा तो यू योन हा जाती हुई दिखी। पहले के अनुभवों की वजह से हम दोनों की एक दूसरे के बारे में पहली इमेज अच्छी नहीं थी। हालांकि वो मेरा बनाया हुआ कैरेक्टर थी, लेकिन उसका नेचर बहुत खराब था। फिर मुझे यू योन हा के लिए लिखी गई अपनी ही सेटिंग याद आई और मैंने तय किया कि उसे टेस्ट करूंगा। मैंने अचानक यू योन हा को रोका और एक कोक का कैन उसकी तरफ फेंक दिया। चौंक कर उसे समझ नहीं आया, लेकिन उसने रिफ्लेक्स में कोक पकड़ लिया। होश में आकर यू योन हा ने सोचा, क्या ये चैलेंज है? मैंने कहा कि पिछली ट्रेनिंग में उसका फायदा मिला, ये दोस्ती का इशारा है। बेशक मेरा एक और मकसद था, ये देखना कि मेन कैरेक्टर से बात करने पर कितने एसपी पॉइंट्स मिलते हैं। मेरी बात सुनकर यू योन हा ने अपने बाल हल्के से ठीक किए और कोक का कैन वापस फेंकते हुए कहा कि मैं ऐसा ना दिखाऊं जैसे मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। ये उसकी पहली चेतावनी थी। फिर वो तुरंत मुड़कर चली गई, लेकिन चलते चलते उसे कुछ अजीब लगा। उसे अपने हैंडबैग का वजन बदला हुआ महसूस हुआ। उसने रुककर बैग खोला। अंदर एक और कोक का कैन था जो मैंने अभी अंदर रखा था। गुस्से में आकर उसने इसे डस्टबिन में फेंकने का सोचा, लेकिन चारों तरफ देखा तो कोई नहीं था। ये सोचकर कि कोक का क्या
क्या कसूर, उसने इसे वापस बैग में रख लिया। बेशक ये सब मैंने देख लिया था, ये मैंने उसके लिए लिखी हुई सेटिंग थी। यू योन हा को कोक और बर्गर जैसी चीजें बहुत पसंद थी, लेकिन शर्म के कारण वो कभी लोगों के सामने नहीं खाती थी। मैंने सोचा यू योन हा की इस सीक्रेट सेटिंग से टेस्ट करने और उससे मिले कुछ एसपी पॉइंट से साफ था कि मुझे मेन स्टोरी में दखल देना ही होगा। और अगला बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा S4 वेपन म्यूजियम पर डेमोन कॉन्ट्रैक्ट ह्यूमन का हमला। ह्यूमन वो लोग थे जिन्होंने डेमोन से कॉन्ट्रैक्ट किया था। वो अपनी आत्मा के बदले डेमोन से ताकत लेते थे। ये घटना किसी खास शख्स की हत्या के लिए की गई थी। कहानी में मैन कैरेक्टर्स म्यूजियम में हथियार देखने गए थे और उन्होंने उस ह्यूमन को हरा दिया था। इसी घटना से किम सूहो में बाकी कैरेक्टर्स की दिलचस्पी बढ़ी थी, लेकिन इस बार इसमें सिर्फ किम सूहो और चोई ना यून थे। आखिर शुरुआत का ह्यूमन कमजोर होता है और ये मेरे लिए अच्छी खबर थी। मुझे लगा कि मैं इस घटना में शामिल हो सकता हूँ। पहले मुझे एक मौका ढूंढना था ताकि वो मुझे भी म्यूजियम ले जाए। तभी इंस्ट्रक्टर ने मुझे जल्दी हॉस्टल लौटने को कहा। मैंने लैपटॉप समेटा और वहां से निकल गया, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि उसी समय लैपटॉप में एक नया ईमेल आ चुका था। जल्द ही मुझे वो मौका मिल गया। मैजिक स्क्वायर की क्लब एक्टिविटी। ये स्टूडेंट्स द्वारा खुद चलाए जाने वाले छोटे ग्रुप होते थे। क्लब कई तरह के होते थे, एकेडमिक, मार्शल आर्ट्स वगैरह। सेटिंग के मुताबिक मैजिक स्क्वायर में 100 से ज्यादा क्लब थे। क्लब एक्टिविटी में हिस्सा लेना न सिर्फ खुद को बेहतर बनाने का मौका था, बल्कि दूसरे स्टूडेंट्स से जुड़ने का भी। और आज मुझे जिस क्लब में शामिल होना था वो था ट्रैवल क्लब। वजह ये थी कि मेन कैरेक्टर्स भी इसी क्लब में थे। इतने सारे फर्स्ट ईयर टॉप स्टूडेंट्स को देखकर सीनियर सेक्रेटरी थोड़ा नर्वस हो गया। संभल कर उसने किम सूहो और दूसरों को ट्रैवल क्लब के बारे में बताया। ट्रैवल क्लब का मकसद था रिलैक्स करना, इसलिए हर महीने वो टेलीपोर्टेशन से मैजिक स्क्वायर के बाहर 2 बार घूमने जाते थे। नए मेंबर्स का स्वागत करने के लिए आज की ट्रिप का डेस्टिनेशन काफी पास था, शानदार और मैजिक स्क्वायर के पास मौजूद S10 एरिया। मेरी लिखी कहानी के हिसाब से इसमें कोई बदलाव नहीं था। मैंने सोचा अगर घटना के वक्त में थोड़ा भी शामिल हुआ तो शायद आसानी से एसपी पॉइंट्स मिल जाएंगे, लेकिन सेक्रेटरी ने कहा कि ग्रुप बनाने के लिए ड्रॉ होगा। ये सुनकर मैं चौंक गया। क्या मुझे कहानी गलत याद थी? और इससे भी ज्यादा हैरानी तब हुई जब मैं एक बार फिर यू योन हा के ग्रुप में आ गया। उसने बिना झिझक मुझे बताया कि हम दोनों अलग अलग चलेंगे। मैंने भी मान लिया। आखिर मैं भी अकेले घूमना चाहता था। थोड़ी देर में हम S10 के वेपन म्यूजियम पहुंच गए। यहाँ मैजिक स्क्वायर से भी ज्यादा तरह के हथियार थे। देखने वालों की अच्छी खासी भीड़ थी। चोई ना यून को वहां रखे एक धनुष से प्यार हो गया, और अगर वो वहां थी तो इसका मतलब था कि किम सूहो भी आसपास ही होगा। सच में पीछे मुड़कर देखा तो मेन कैरेक्टर वहीं खड़ा था। जब मैं आगे बढ़ा तो किम सूहो ने मुझे नोटिस किया। मैंने अपना परिचय दिया, किम हाजिन, और उससे बात करने लगा। मेरा नाम सुनकर उसे याद आया, वही जिसने पिस्तौल चुनी थी। पहले भीड़ की वजह से उसने ध्यान नहीं दिया था कि मैं भी ट्रैवल क्लब में शामिल हूँ। उसने कहा दूसरी तरफ गन्स का सेक्शन है, चलोगे? लेकिन मैं कुछ जवाब देता उससे पहले ही म्यूजियम में जोरदार झटका लगा। फिर एक इमरजेंसी अनाउंसमेंट हुई। म्यूजियम के बाहर मॉन्स्टर्स दिखे हैं। बार बार की अनाउंसमेंट से लोगों में डर फैलने लगा। तभी बाहर से किसी के चीखने की आवाज आई और सब भागने लगे। एक छोटी लड़की भीड़ में गिर गई, लेकिन तभी किसी ने प्रोटेक्टिव ग्लास को मुक्के से तोड़ दिया। तेज आवाज से सब कुछ देर के लिए शांत हो गया। चोनायून की इस हरकत से सब चौंक गए। लड़की को बचाने वाले किम सूहो को भी उम्मीद नहीं थी कि वो अचानक ऐसा करेगी। आखिर चोनायून ने कहा सब शांत रहें, हीरोज जल्द ही पहुंच जाएंगे, और अगर इस हालत में बाहर भागेंगे तो सिर्फ मॉन्स्टर्स का शिकार बनेंगे। ये कहकर चोई ना यून ने डिस्प्ले में रखा हथियार उठा लिया। तभी म्यूजियम का सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिव हो गया और बाहर जाने के दरवाजे बंद हो गए। चोई ना यून ने किम सूहो से भी हथियार लेने को कहा। हीरोज के आने तक उन्हें ही लोगों की रक्षा करनी थी। तभी अचानक साफ साफ कदमों की आवाज आई। चोई ना यून ने तुरंत इस अनजान मौजूदगी को महसूस किया। उससे निकल रही ताकत ने उसे तुरंत लड़ाई के लिए तैयार कर दिया। ये वही हमला करने वाला ह्यूमन था जिसे मैंने मेन कैरेक्टर की ग्रोथ के लिए बनाया था। ह्यूमन ने चोई ना यून को देखते ही हमला कर दिया और किम सूहो ने पास पड़ी तलवार उठा ली। उसकी ताकत से उसे आसानी से जीत जाना चाहिए था। अगले ही पल दोनों भिड़ गए, लेकिन नतीजा मेरी सोच से बिल्कुल अलग था। किम सूहो ह्यूमन के वार से उड़कर दूर जा गिरा। घायल किम सूहो को मेरे पास गिरते देखकर मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि कहानी ऐसी नहीं थी। मैंने ऐसा नहीं लिखा था। मेरी कहानी में किम सूहो शुरू में अपनी ताकत छुपाता था, लेकिन जब वो अपनी लिमिट हटाता तो ह्यूमन को कुचल देता था। लेकिन अब क्या हो रहा था? मेरे और चोई ना यून के पूछने पर वो कांपते हुए बोला, मैं ठीक हूँ, लेकिन उसकी हालत साफ तौर पर खराब थी। मुझे उसके लिए वक्त निकालने का कोई तरीका ढूंढना था, और चोई ना यून पहले ही उसके सामने खड़ी हो गई थी। उसके धनुष से छोड़े गए तीरों से ह्यूमन ने बचाव तक नहीं किया। 10 से ज्यादा तीर लगने के बाद भी ह्यूमन को दर्द नहीं हुआ। ये न कोई खास स्किल थी, न रिजनरेशन। चोई ना यून समझ नहीं पा रही थी कि उसके हमले बेअसर क्यों थे। पास खड़े मैंने ये देखा और चोई ना यून को तुरंत हटने को कहा, लेकिन ह्यूमन का पंजा उसे भेदने ही वाला था। आखिरी पल में किम सूहो ने बीच में आकर उसे रोक दिया, लेकिन कमजोर हालत में वो ज्यादा देर टिक नहीं पाया और अगले ही पल ह्यूमन ने उसे जमीन में धंसा दिया। आखिरी मौके पर चोई ना यून ने फिर तीर चलाया। इस बार मैजिक से भरा तीर असरदार रहा, लेकिन इससे ह्यूमन और भड़क
गया। अब उसने किम सूहो को छोड़कर चोई नयून को मारने का फैसला किया। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि चोई नयून बच नहीं पाई और दीवार से जा टकराई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मौत तय थी। मैंने तुरंत बाकी लोगों को दूर हटने को कहा। सामने अचानक ताकतवर हो चुके ह्यूमन को देखकर मैंने डर को दबाया और खुद को शांत किया। अब मुझे कुछ ऐसा करना था जिससे किम सूहो और बाकी लोगों को सांस लेने का मौका मिले। साधारण मैजिक बुलेट से कुछ नहीं होगा, लेकिन चूंकि ये ह्यूमन अब भी मेरी कहानी का हिस्सा था तो शायद उसकी मेन सेटिंग वही थी, यानी ये ह्यूमन जरूर डार्क एलिमेंट का होगा। मैंने तुरंत अपनी ऑल राउंड इंटरवेंशन सेटिंग इस्तेमाल की। मुझे मैजिक बुलेट की प्रॉपर्टी बदलनी थी। एलिमेंट बदलने के लिए 1000 से ज्यादा एसपी पॉइंट्स लगते। मैंने सेटिंग लिखी और पॉइंट्स खर्च होते ही मेरी मैजिक बुलेट की प्रॉपर्टी बदल गई। मैंने ये एलिमेंट काउंटर इसलिए लिखा था ताकि हीरोज अपनी पूरी ताकत दिखा सकें। जल्दी से बुलेट लौटकर मैंने पिस्तौल ह्यूमन पर तान दी। अगले ही पल मैंने किम सूहो को हटने के लिए चिल्लाया। मॉडिफिकेशन के बाद मैजिक बुलेट व्हाइट लाइट बुलेट बन चुकी थी, यानी लाइट एलिमेंट जो डार्क को काउंटर करती है। किम सूहो के हटते ही मैंने ट्रिगर दबा दिया। दूरी कम थी और गोली सीधे ह्यूमन की बाह पर लगी। फिर व्हाइट लाइट बुलेट से तेज सफेद रोशनी फैली और उसकी बाह राख बन गई। तेज दर्द से वो चीख उठा। उसके पंजे से चोई नायून छूट गई। मेरी इस कामयाबी ने किम सूहो को फिर से लड़ने का मौका दिया। अब उसने अपनी लिमिट हटा ली थी। उसकी ताकत अब पहले से बिल्कुल अलग थी। उसकी मैजिक आग बनकर हथियार पर जलने लगी। ह्यूमन समझ गया कि अब उसकी मौत तय है। स्वॉर्ड मास्टर की मैजिक इस दुनिया की हर चीज काट सकती थी। इस बार लड़ाई सच में खत्म हो गई। किम सूहो के पूरे जोर के वार ने ह्यूमन को एक ही झटके में 2 टुकड़ों में काट दिया। ह्यूमन के मरते ही पहली मेन स्टोरी आर्क पूरी हो गई। किम सूहो लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। उस एक वार के बाद अब वो दिन में सिर्फ एक बार ही ऐसा कर सकता था और होश में आई चोई नायून लगातार कांप रही थी। बाहर से भले वो मजबूत दिखती थी, लेकिन अंदर से अभी भी बहुत नाजुक थी। अभी की जानलेवा घटना ने उसे पूरी तरह हिला दिया था। उसे दिलासा देने की कोशिश कर रहे किम सूहो को घबराई हुई चोई नायून ने जोर से धक्का दे दिया। किम सूहो ने दोबारा पास जाने की कोशिश नहीं की। वो जानता था कि उसे वक्त चाहिए, लेकिन मैंने बिना सोचे कहा, कोई बात नहीं, उसका भाई जल्द ही आकर उसे समझा लेगा। आखिर कहानी में मैंने यही लिखा था, लेकिन मेरी बात खत्म होते ही मैंने महसूस किया कि माहौल जम गया है। चोई नायून और किम सूहो दोनों ने मुझे अजीब और उलझी हुई नजरों से देखा। चोई नायून तो बुरी तरह कांपने लगी और खुद को रोक नहीं पाई। उसे उल्टी हो गई। कुछ देर बाद बाहर के मॉन्स्टर्स भी खत्म हो गए। कई एस रैंक हीरो वहां पहुंच गए, जिनमें यून सुंग आह भी थी। तभी उसकी गिल्ड के एक मेंबर ने बताया कि म्यूजियम में एक ह्यूमन घुस आया था, लेकिन मैजिक स्क्वायर के 3 स्टूडेंट्स ने उसे हरा दिया। ये सुनकर यून सुंग आह प्रभावित हुई और उसने पूछा कि वो स्टूडेंट्स कौन थे। जब उसे पता चला कि किम सूहो भी शामिल था और उसी ने ह्यूमन को मारा, तो यून सुंग आह तेजी से म्यूजियम की तरफ दौड़ी। वो बेहद उत्साहित थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ किम सूहो से मुलाकात होगी। वो उसे रिश्ता बनाने का मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। इसी बीच मैं भी अंदर से बाहर आया। मेरी मैजिक स्क्वायर यूनिफॉर्म देखकर यून सुंग आह मेरे पास आई और हेलो कहा। वो किम सूहो के बारे में पूछने ही वाली थी, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया कि वो अंदर है। लेकिन अंदर जाते ही यून सुंग आह को कुछ अजीब लगा। उसे याद आया उसने तो कुछ पूछा ही नहीं था, तो इस लड़के को उसका मकसद कैसे पता चला। अफसोस, जब वो पीछे मुड़ी तो मैं गायब हो चुका था। यून सुंग आह से बात करके मैं घबरा गया। क्या ये भी कहानी में बदलाव का असर था? थोड़ी देर आराम करके मैंने सोचना शुरू किया कि कहानी क्यों बदल रही है। इस दुनिया में किम हा जिन नाम का एक नया कैरेक्टर आ गया था, लेकिन मेरा रोल तो बहुत छोटा होना चाहिए था। तभी मुझे एक छोटी सी बात याद आई। इस कहानी के अब 2 लेखक थे, मैं और कोई और। तो आज की घटना शायद दूसरे लेखक की वजह से थी। लगता है मैं किसी और के बदले हुए प्लॉट वाली दुनिया में आ गया हूँ। अगर ऐसा है तो हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। इसका मतलब है कि मैं अपनी ही कहानी पर जो भरोसा कर रहा था वो बेकार है। जैसे ही मैं इस अनजान खतरे से डरा, मेरे लैपटॉप की घंटी बजी। उस पर एक नया मैसेज था। ये दूसरे लेखक यानी मेरे पुराने रीडर की टिप्पणी थी। उसके हिसाब से हर बार मेन कैरेक्टर और उसके दोस्तों को कोई खतरा ना होना बहुत बोरिंग था, इसलिए उसने बीच में ही कहानी बदल दी। और पहली प्लानिंग थी पहले विलेन को ज्यादा ताकतवर बनाना। शाम तक इस घटना का अंत हो गया। इंस्ट्रक्टर ने मुझे और किम सूहो को बुलाया। हालात समझ में आ चुके थे, इसलिए उसने हमें स्कूल वापस जाकर आराम करने को कहा। किम सूहो ने चोई नायून के बारे में पूछा। इंस्ट्रक्टर ने बताया कि उसने सिक लीव ली है और उसके परिवार वाले उसे हॉस्पिटल ले गए हैं। हमें ठीक देखकर इंस्ट्रक्टर चला गया। तभी किम सूहो ने अचानक मेरा नाम लेकर पूछा। मैंने उस लड़की से ऐसी बात क्यों कही? पहले मुझे समझ नहीं आया। फिर उसने बताया कि मैंने उसके भाई का जिक्र किया था। अब मुझे समझ आया कि उस वक्त उनकी प्रतिक्रिया इतनी अजीब क्यों थी। क्या चोई नायून के भाई के साथ कुछ गलत हुआ था? मेरे चेहरे के भाव देखकर किम सूहो को शक हुआ कि मैं बहाना बना रहा हूँ, लेकिन उसका सिर अभी बहुत दर्द कर रहा था, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। लेकिन मैं बेचैन हो गया। जल्दी से हॉस्टल लौटकर मैंने चोई नायून के परिवार के बारे में सर्च करना शुरू किया। उसके पिता थे चोई शिनह्यो और भाई था चोई जिनवून। मैंने बहुत कुछ देखा और सब मेरी सेटिंग जैसा ही था। फिर उनकी प्रतिक्रिया ऐसी क्यों थी? तभी एक रिपोर्ट पर मेरी नजर पड़ी। उस पर साफ लिखा था चोई जिनवून ने ऑपरेशन स्पार्क में अपने साथियों को बचाया और इसी वजह से कोमा में चला गया। रिपोर्ट की जानकारी मेरे लिए चौंकाने वाली
वाली थी। ह्यूमन दमन अभियान, ऑपरेशन स्पार्क। असली कहानी में चोई जिनवून को इस लड़ाई के बाद बहुत सम्मान मिला था और तब 13 साल की चोई ना यून ने अपने हीरो भाई पर बहुत गर्व महसूस किया था। यही मेरी लिखी हुई सेटिंग थी। दूसरी तरफ चोई ना यून चुपचाप हॉस्पिटल के बिस्तर पर बैठी थी। उसका मन बहुत भारी था। तभी एक आदमी ने वार्ड का दरवाजा खोला। वो उसका पिता चोई शिन ह्योक था। बेटी की चिंता में वो एस सिटी आया था। जब उसे बताया गया कि वो ठीक है तो चोई ना यून ने कहा कि डिस्चार्ज से पहले वो अपने भाई से मिलना चाहती है। ये सुनकर चोई शिन ह्योक हैरान रह गया, लेकिन फिर उसने साथ चलने की हामी भर दी। उधर हॉस्टल में बैठा मैं इस वक्त तेज सिर दर्द महसूस कर रहा था। डेमोन ह्यूमन से भी ऊंचे लेवल का होता है। डेमोन सीड उसी की छोड़ी हुई चीज होती है। जब सीड का छुपा हुआ समय यानी इंक्यूबेशन पीरियड खत्म होता है और वो जाग जाता है तो इंसान एक ताकतवर डेमोन बन जाता है। मैंने डेमोन सीड का इंक्यूबेशन पीरियड 5 से 6 साल रखा था, यानी चोई जिनवून का आधा समय बीत चुका है। इतने कम वक्त में अगर वो डेमोन बन गया तो भारी तबाही मचेगी। इस हालात का सिर्फ एक हल है, डेमोन के जागने से पहले ही चोई जिनवून को मारना। लेकिन ये बेहद मुश्किल है। पहली बात, उसकी सिक्योरिटी टॉप लेवल की होगी और कोई भी मर्सनरी किसी बड़े परिवार के बेटे की हत्या का कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेगा। दूसरी बात, सीड के जागने का कोई साफ संकेत नहीं होता, इसलिए मेरे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। और जब इंक्यूबेशन पीरियड खत्म होगा तब तक किम सूहो की ताकत भी डेमोन से लड़ने लायक नहीं होगी। चाहे कितने भी ताकतवर हीरो भेजे जाएं, बहुत जाने चाहिए। मैं ये सब होते नहीं देख सकता, क्योंकि कहानी के आखिरी हिस्से में भी उन्हें काम करना है। इसलिए चोई जिनवून को मारने का काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। दूसरी तरफ चोई नायून का मिलने का वक्त खत्म हो गया। अब उसे बताया गया कि उसे जाना होगा। अपने भाई को अलविदा कहकर चोई नायून ने दरवाजा बंद किया, लेकिन वो एक बात भूल नहीं पा रही थी। वो शख्स जिसका नाम किम हाजिन था, वो आखिर है कौन? जिस रात मैंने और किम सूहो ने एक इंसान को मारा, उसके बाद मौके की हालत और किम सूहो की स्थिति देखकर यून सुंगा हीरो टावर पहुंची। यहाँ देश के सभी टैलेंट्स का रिकॉर्ड रखा जाता था। उसकी गिल्ड के लोग डर रहे थे कि कहीं वो पकड़े न जाए, क्योंकि ऐसा होने पर सजा मिल सकती थी। लेकिन यून सुंग आह को इसकी परवाह नहीं थी। उसने कहा कि वो बस आज की घटना का रिकॉर्ड देखने आई है। यून सुंग आह के आने की वजह ये थी, मौके पर उस इंसान की लाश से उसे लाइट एलिमेंट की मैजिक बुलेट मिली थी। ऐसा इंसान इंसानों के लिए खतरा बन सकता था, इसलिए उसे उस शख्स को ढूंढकर अपनी गिल्ड में लाना था। जल्द ही रिकॉर्ड देखने के बाद उसे पता चला कि वो शख्स मैजिक स्क्वायर के 3 स्टूडेंट्स में से एक था, लेकिन किम सूहो और चोई नायून पर उसकी नजर पहले से थी। बचा हुआ तीसरा शख्स जिसके बारे में उसने पहली बार सुना था, किम हाजिन, मगर ऐसा लग रहा था कि ये नाम उसने कहीं पहले सुना है। कुछ दिन बाद मैं हमेशा की तरह स्कूल की एक्टिविटी में हिस्सा ले रहा था और मुझे हाल ही में एक नई बात का एहसास हुआ। दूसरे लोग मेरा लैपटॉप देख ही नहीं सकते थे। इसी वजह से मैं बिना डरे किसी की भी मौजूदा सेटिंग चेक कर पा रहा था। ये बात समझ में आते ही मेरे लैपटॉप में एक नया फीचर आ गया। वो अपने आप रियल टाइम में सेटिंग बदलने को पकड़ सकता था। जैसे अभी अभी रेचल से हारने के बाद डामियन का कॉन्फिडेंस बहुत गिर गया था। इसका असर ये हुआ कि मेरे आसपास 30 मीटर के दायरे में जब भी ओरिजिनल स्टोरी से अलग कोई सेटिंग दिखती तो लैपटॉप पर एक इन्फो विंडो पॉपअप हो जाती। अभी मुझे कुछ अजीब लगा ही था कि चोई ना यून मुझसे लड़ने आ गई। उसका मकसद मैं समझ गया। मैंने तुरंत मना कर दिया, लेकिन चोई ना यून नहीं माना। उसने कहा कि उसके भाई का अपमान करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर भी मैंने मना किया और कहा कि मेरी पिस्टल में रियल बुलेट है। अगर किसी को चोट लग गई तो इंस्ट्रक्टर सख्त सजा देगा। मेरी बात से चोई ना यून और ज्यादा गुस्से में आ गई। खैर, इंस्ट्रक्टर ने समय रहते हालात देख लिए। उसने बताया कि मैं अभी दूसरे स्टूडेंट से प्रैक्टिस मैच नहीं कर सकता और चोई ना यून को तुरंत अपनी जगह लौटने को कहा। पहली घटना के लिए मैं अंदर ही अंदर शर्मिंदा था। मैं माफी भी मांगना चाहता था, लेकिन जब से मुझे डेमोन सीड के बारे में पता चला था, चोई जिनवून को मारना मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य बन गया था। इसके लिए मैं हाल में इलेक्ट्रिक वॉल की ट्रेनिंग कर रहा था। इसलिए अगर मैं चोई ना यून से रिश्ते ठीक भी कर लूं तो जब वो दिन आएगा उसकी नफरत और भी बढ़ जाएगी। आज की ट्रेनिंग के बाद रात में एक बड़ी वेलकम पार्टी थी। इसे अकादमिक क्लब की प्रेसिडेंट यून सियोन ने ऑर्गेनाइजिंग किया था। उसके क्लब का मकसद था मॉन्स्टर्स का एनालिसिस और टैक्टिक्स पर रिसर्च, और वो हर हफ्ते एक बार डिस्कशन रखते थे। स्टेज पर खड़ी खूबसूरत और स्मार्ट यून सियोन को देखकर नीचे बैठी कई जूनियर लड़कियों के गाल लाल हो गए, लेकिन उसका आकर्षक लुक और जेंटलमैन जैसा व्यवहार, ये सब सिर्फ एक डेमोन की ताकत थी। मैजिक स्क्वायर जो कहानी की शुरुआत का मेन स्टेज था, वहीं स्टूडेंट्स का गायब होना, मॉन्स्टर अटैक्स जैसी घटनाएं होती थीं, और यून सियोन ही इन सब के पीछे की विलन थी। उसकी क्षमता थी सक्कुबस, इल्यूजन बनाने वाली, जो उसे डेमोन लिलिथ से मिली थी। यानी यून सियोन खुद एक इंसान थी और इस वक्त वो लालच से किसी पर नजर जमाए हुए थी। वैसे ही मैंने इस अकादमिक क्लब में शामिल होने का फैसला भी उसी इंसान के लिए किया था। मैजिक स्क्वायर में कितने भी क्लब ज्वाइन करने की आजादी थी और यून सियोन का टारगेट थी
यू योनहा। आज वेलकम पार्टी थी, इसलिए यून सियोन ने नए मेंबर्स को उनकी डिस्कशन एक्टिविटी के बारे में बताया। फिर उसने एक मिड हाई लेवल मॉन्स्टर माउंटेन मून टायरेंट का इंट्रोडक्शन दिया। मैजिक स्क्वायर के अंदर हो या बाहर की ऑर्गेनाइजेशन, हाई लेवल मॉन्स्टर्स की जानकारी की कीमत बहुत ज्यादा होती थी। खासकर उसके वीक पॉइंट की जानकारी तो अरबों में बिकती थी। फिर अचानक यून सियोन ने सवाल किया, माउंटेन मून टायरेंट का वीक पॉइंट कहाँ है? और उसने सीधे यू योनहा को जवाब देने के लिए चुना। हैरानी के बावजूद यू योनहा ने कहा, अब तक माउंटेन मून टायरेंट का वीक पॉइंट किसी को नहीं मिला है, और ये सही जवाब था। यून सियोन ने कहा, ऐसे सवालों पर चर्चा करना ही इस क्लब का असली मजा है। खत्म करते हुए उसने कहा कि जो लोग अपने विचार शेयर करना चाहते हैं वो बाद की एक्टिविटी में जरूर रुकें। थोड़ी ही देर में वेलकम पार्टी खत्म हो गई। यू योन हा को उठते देखकर मैंने पूछा, क्या वो आगे की एक्टिविटी में शामिल होगी? लेकिन यू योन हा ने मानो मुझे देखा ही नहीं और मुड़कर चल दी। तो मैंने फिर से कहा, यू योन हा, क्या आप भी बाद की एक्टिविटी में जा रही हैं? इस बार उसने जवाब दिया, हाँ, शायद कुछ काम की जानकारी मिल जाए। मैं समझ गया कि यू योन हा का मकसद क्या था। मैंने सपाट आवाज में कहा, तुम ये जानकारी एसेंस शोर की अटैक टीम को देना चाहती हो, है ना? मेरी बात सुनकर यू योन हा को रुकना पड़ा। एसेंस शोर 50 साल पहले मैजिक एक्सप्लोजन के दौरान यू योन हा के परिवार ने बनाई थी। अब वो देश की सबसे बड़ी गिल्ड्स में से एक थी, जिसका सरकार पर भी असर था। लेकिन हाल में उस गिल्ड के वाइस लीडर की ताकत बढ़ रही थी। शायद असली वारिस को भी खतरा महसूस हो रहा था। मैंने आगे अंदाजा लगाया, तुम इतनी दिलचस्पी से एक्टिविटी में हिस्सा ले रही हो, शायद इसी वजह से वो समझ नहीं पाई कि मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ। फिर मैंने अपना मकसद बताया, मैं तुम्हें हाई लेवल मॉन्स्टर माउंटेन मून टायरेंट का वीक पॉइंट बता सकता हूँ। ये सुनकर यू योनहा चौंक गई, उसकी जुबान भी लड़खड़ा गई। बिना एक पल रुके मैंने कहा, माउंटेन मून टायरेंट की एड़ी पर एक छोटा सा नीला निशान होता है। अगर उस पर हमला किया जाए तो वो अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाता। लेकिन ये जानकारी मैं फ्री में नहीं दे रहा था। मिशन के सफल होने के बाद मुझे उससे एसेंस वेपन वॉल्ट से एक डेजर्ट ईगल लाकर देनी थी। आखिर ये वेपन वॉल्ट उसकी ही गिल्ड चलाती थी। यू योनहा ने पूछा, क्या मेरे पास इसका कोई सबूत है? मैंने शांति से मुस्कुराकर कहा, नहीं। एक पल के लिए यू योनहा चुप हो गई। उसे पछतावा हुआ कि उसने मेरी बात सुनी भी क्यों। ये तो बस समय की बर्बादी लग रही थी। लेकिन मैंने पीछे से कहा, मुझ पर जरूर भरोसा करना। अगले ही पल यू योनहा वहां से चली गई। मैं सच में चाहता था कि वो एक बार मुझ पर भरोसा करे। अगर ऐसा हुआ तो आगे चलकर वो मेरी सहयोगी बन सकती थी। जाने के बाद यू योनहा एक्टिविटी में नहीं गई। वो एक सुनसान जगह पर गई और अपनी गिल्ड की सेक्रेटरी से संपर्क किया। उसने कहा, माउंटेन मून टायरेंट की अटैक टीम को मैसेज दो, इस बार के मिशन में उसकी एडी के नीले निशान पर खास ध्यान देना, शायद वही उसका वीक पॉइंट है। ये कहते ही यू योनहा को खुद पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि वो पागल हो रही है। समय बीतता गया और कुछ दिन निकल गए। मैं देखना चाहता था कि स्कूल से कुछ एडवांस पैसे मिल सकते हैं या नहीं। लेकिन जब मैंने मैजिक स्क्वायर बैंक खोला तो पता चला कि मैं भारी कर्ज में डूबा हुआ हूँ। मुझे स्कूल का 3 अरब का कर्ज चुकाना था। ये नंबर देखकर मेरे पसीने छूट गए, क्योंकि 3 अरब ही मैजिक स्क्वायर स्टूडेंट्स की मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट थी। मैं सोच रहा था, आखिर किम चुंदोंग ने इतना पैसा कहाँ उड़ा दिया, और पूरे 3 अरब में से सिर्फ 30 लाख ही बचे थे। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो पुरानी दुनिया में लौटना तो दूर, मैं पूरी जिंदगी यहीं कर्ज चुकाने में लगा दूंगा। कोई रास्ता न देखकर मैंने तय किया, मुझे ताकतवर बनने के साथ साथ पैसे भी कमाने होंगे। मेरे पास ज्यादा पैसे कमाने के 2 लीगल तरीके थे। पहला, इन्वेस्टमेंट। आज भी दुनिया भर में नए टावर्स और डंजन सामने आ रहे थे। जो गिल्ड उन्हें खोजकर क्लियर करती, उसे कंपनी जैसा दर्जा मिलता था। अगर कोई पहले से किसी गिल्ड में इन्वेस्ट करे और वो बाद में स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाए तो मुनाफा बहुत बड़ा होता। हालांकि मुझे पता था कि कौन सी गिल्ड्स आगे चलकर सफल होंगी, लेकिन मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए कैपिटल नहीं था। ये तरीका बाद के लिए छोड़ना पड़ा। इसलिए मैंने दूसरा रास्ता चुना, हंटिंग ग्राउंड में जाकर मॉन्स्टर्स का शिकार करना और उनके पार्ट्स बेचकर पैसा कमाना। टावर्स और डंजन से अलग हंटिंग ग्राउंड खतरनाक इलाके होते थे, जहां मॉन्स्टर की लाशें बेचकर जल्दी पैसा कमाया जा सकता था। लेकिन मेरी ताकत अब भी एक आम इंसान से थोड़ी ही ज्यादा थी। चाहे मैं एसपी से मजबूत हो जाऊं, लेकिन मेरे पास अभी सिर्फ ट्रेनिंग पिस्टल थी, जो मोटी चमड़ी वाले मॉन्स्टर्स के खिलाफ बेकार थी। मैं इन्हीं बातों में डूबा हुआ था कि हॉस्टल के दरवाजे की घंटी बजी। बाहर कुरियर वाला बोला, यू योनहा ने मेरे लिए एक पार्सल भेजा है। ये सुनकर मुझे हैरानी हुई, वो मुझे कुछ क्यों भेजेगी। मैं बाहर गया, वहाँ एक हैंडल वाला सूटकेस रखा था। धीरे से खोलते ही अंदर की चीज देखकर मैं दंग रह गया, और यू योनहा की भेजी हुई इसी चीज की वजह से अगले दिन मैं जू प्रोविंस के हंटिंग ग्राउंड पहुंच गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैजिक स्क्वायर स्टूडेंट का नाम बताने पर ट्रांसमिशन पॉइंट का स्टाफ इतना विनम्र होगा। ट्रांसमिशन पॉइंट से बाहर निकलते ही नीचे जू प्रोविंस का हंटिंग ग्राउंड फैला हुआ था। यहाँ के हंटिंग ग्राउंड आमतौर पर कम खतरनाक होते थे, इसलिए हमेशा भीड़ रहती थी। दुनिया भर से आए हंटर्स वहाँ मौजूद थे। नीचे की गलियों में लोग पार्टनर ढूंढ रहे थे या शिकार की गई चीजों का सौदा कर रहे थे। सामने लगे स्क्रीन को देखकर मुझे याद आया, जब मैंने कहा कि मुझे एक ब्रोकर चाहिए तो एक आदमी ने तुरंत अपना कार्ड थमा दिया। मैंने बस एक नजर डाली और उसका नाम मुझे याद रह गया। एसेज ब्रोकरेज
ब्रोकरेज कंपनी का पार्क सू ह्योक। आगे चलकर वो न सिर्फ एच सिटी का सबसे बेहतरीन ब्रोकर बनता था, बल्कि असली कहानी में वो किम सू हो का भी ब्रोकर था। पार्क सू ह्योक ने ईमानदारी से बताया कि उनकी कंपनी अभी नई है, लेकिन मैंने अगले ही पल उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहा। ये दुनिया अभी कहानी की शुरुआत में थी। आगे चलकर मशहूर होने वाले लोगों से अभी से अच्छे रिश्ते बना लेना भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट था। ब्रोकर तय करने के बाद मैं शिकार के लिए निकला। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पार्क सू ह्योक भी साथ आएगा। आमतौर पर बिना गाड़ी वाले ब्रोकर हंटिंग ग्राउंड के बाहर ही इंतजार करते हैं। रास्ते में उसने सिर्फ एक पैरों के निशान से पहचान लिया कि वो मॉन्स्टर मिस्चीवस इम्प है, और उसने उसकी जानकारी और कीमत भी बता दी। लेकिन मिस्चीवस इम्प की कीमत ज्यादा नहीं थी। फिर मैंने नीचे की तरफ इशारा किया। सासे काला स्टील बोअर और पार्क सू ह्योक से उसकी कीमत पूछी, लेकिन वो इस अचानक सामने आए मॉन्स्टर से घबरा गया। उसने कहा कि शायद हम उससे नहीं लड़ सकते, क्योंकि आम बंदूक उसकी चमड़ी भी नहीं भेद सकती। ये सुनकर मैं खुश हो गया और आगे बढ़ा। मैंने यू योन हा को माउंटेन मून टायरेंट का वीक पॉइंट बताया था, और उसने सच में उस पर भरोसा किया था। कल मुझे उसकी भेजी हुई नई बंदूक डेजर्ट ईगल मिली थी, और मैंने एसपी पॉइंट्स खर्च करके उसमें एक नई सेटिंग जोड़ दी थी। अगले ही पल मैंने बिना हिचक स्टील बोर पर गोली चला दी। गोली आसानी से उसके शरीर को चीरती हुई निकल गई। जमीन पर गिरे स्टील बोर को देखकर पार्क सू ह्योक की आंखों में यकीन नहीं था, और जो सेटिंग मैंने लिखी थी वो थी, अगर डेजर्ट ईगल से दुश्मन एक ही गोली में मारा जाए तो उसकी डैमेज पावर दोगुनी हो जाएगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि नए हथियार की क्षमता इतनी ज्यादा होगी। मैं सच में खुश था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक छोटी सी पिस्टल भी इतना मजबूत मॉन्स्टर मार सकती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उसमें डैमेज डबल करने की सेटिंग डाल दी थी। और मेरी सटीक शूटिंग ने तुरंत पार्क सू ह्योक को प्रभावित कर दिया। मैंने बस साधारण सा जवाब दिया। अगले ही पल मैं मुड़ा और फिर गोली चला दी। पार्क सू ह्योक समझ नहीं पाया कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब उसने मेरी गोली की दिशा में देखा तो दूर चट्टान पर बैठा एक काला पक्षी मॉन्स्टर गिर चुका था। उसने सोचा, इतनी दूर से भी देख पाना संभव है? मैंने पूरे भरोसे से कहा, फिलहाल मेरे लिए मीलों दूर देख पाना आसान है। 2 मॉन्स्टर मारने के बाद आज का काम खत्म हो गया। मैंने मेहनत से दोनों मॉन्स्टर्स को इकट्ठा किया। मैं सोच रहा था कि इन्हें हंटिंग ग्राउंड से बाहर कैसे ले जाया जाएगा। पार्क सू ह्योक ने मुझे निराश नहीं किया। उसने पहले से ही सारी व्यवस्था कर रखी थी। कल तक मुझे पेमेंट मिल जाएगी। वो अलग से पैसे देकर फास्ट ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करेगा। उसने बताया कि स्टील बोअर और ब्लैक बर्ड फेदर की मार्केट में बहुत डिमांड है, इसलिए बिक्री अच्छी होगी। मैंने पूछा, आज का शेयर कैसे बढ़ेगा? पार्क सू ह्योक ने ईमानदारी से कहा, हमारा स्टैंडर्ड कमीशन 30% है, लेकिन आप हमारे पहले क्लाइंट हैं और आपने मुझे इतना हैरान किया है, इसलिए मैं 20% पर रहूंगा। ये सुनकर मैं भी टेंशन फ्री हो गया और तय किया कि आगे भी सिर्फ उसी के साथ काम करूंगा। पहले आते वक्त मैंने पार्क सू ह्योक को बताया था कि ये मेरा पहला शिकार है। उसने पूछा, पैसे मिलने के बाद मैं क्या करने की सोच रहा हूँ? मैंने सीरियसली कहा, निवेश करूंगा। ये सुनकर पार्क सू ह्योक शॉक्ड रह गया। उसे लगा कि मैं कोई साधारण लड़का नहीं लगता। रात होते होते मैं हॉस्टल वापस आ गया। आते ही मैंने बचे हुए सारे पैसे एक खास गिल्ड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के शेयर्स खरीदने में लगा दिए। मेरी ओरिजिनल सेटिंग के मुताबिक इस गिल्ड का फाउंडर एक मानव था और कहानी में इसका काफी महत्व था। बेशक मेरी नजर उसके आगे चलकर स्टॉक मार्केट में आने पर थी। कुछ समय बाद सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एक शहर के मैजिक वॉल्ट को क्लियर करेगी और तब वो सक्सेसफुली स्टॉक मार्केट में आ जाएंगी। उनकी प्राइस बहुत बढ़ जाएगी और गिल्ड्स ढूंढते हुए मुझे कोई और इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं मिला। शायद इसीलिए क्योंकि पब्लिक इन्फॉर्मेशन नहीं थी। लगता है मुझे डार्क वेब के पर्पल स्मोक फोरम में खोजना होगा। डार्क वेब की सेटिंग याद आते ही मुझे एक बात के मेन विलन ग्रुप की याद आई, फेक कलर सर्कल नाम का मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन। उनके हर मेंबर की आइडेंटिटी एक मिस्ट्री थी। उनकी जानकारी शायद सिर्फ लेखक होने के नाते मेरे पास ही थी। हालांकि फेक कलर सर्कल विलन थे, पर वो ह्यूमन से बहुत नफरत करते थे। इसलिए अगर मैं उनसे कांटेक्ट कर पाया तो शायद वो चोई जिनवून को मारने में मेरी मदद कर सकते थे। ओरिजिनल स्टोरी की प्रोग्रेस के हिसाब से अभी फेक कलर सर्कल में एक सीट खाली थी। आगे चलकर वो भी एक्शन में आने वाले थे। जब मैं और सेटिंग्स खोजना चाहता था तभी मेरा लैपटॉप अचानक ब्लैक हो गया। मैं घबरा गया। मेरे लिए अभी लैपटॉप सबसे इंपॉर्टेंट था। ये तय करता था कि मैं वापस जा पाऊंगा या नहीं। खैर कुछ देर वेट करने के बाद लैपटॉप फिर से चालू हो गया। उस पर कुछ मैसेजेस थे। अब 1 महीना बीत चुका था और लैपटॉप के फीचर्स अपडेट हो रहे थे। इसी दौरान दूसरी तरफ यू योन हा और शिन जोंग ह्योक वेट कर रहे थे। उनका एक नोबल सोसाइटी नाम का ग्रुप था जिसकी मीटिंग होने वाली थी। शिन जोंग ह्योक को ऐसी मीटिंग से चिढ़ थी तो यू योन हा ने उसे थोड़ा और सहने को कहा। जल्द ही रेस्टोरेंट का दरवाजा खुला और अंदर आया मुझसे नफरत करने वाला चोई नायून। उसे देखते ही शिन जोंग ह्योक का चेहरा खिल उठा और उसकी सारी बेचैनी गायब हो गई। पर शिन जोंग ह्योक के उत्साह और अपने हेल्थ के बारे में पूछताछ के उलट चोई नायून को लगा कि वो बहुत ज्यादा चिंता कर रहा है। दोनों की बातचीत सुनकर पास बैठी यू योनहा का चेहरा उदास हो गया। जल्द ही उनकी आज की डिस्कशन शुरू हुई। इस दौरान चोई नायून ने अचानक मेरा जिक्र किया। ये देखकर यू योनहा को हैरानी हुई। वो मेरे बारे में क्यों जानना चाहती है? चोई नायून ने बिना कुछ छुपाए उस दिन म्यूजियम की घटना सुनाई। मेरे द्वारा एक ट्रेनिंग पिस्टल से मानव का हाथ नष्ट करने पर उसे बहुत शक हुआ। ये स्कूल में मेरे परफॉर्मेंस से बिल्कुल अलग था। तभी चोई नायून को याद आया कि यू योनहा मेरी
मेरी ही टीम में थी। उसने पूछा, क्या उसे मेरे बारे में कुछ पता है? यू योन हा ने मेरे बारे में जांच की थी, पर उसे सिर्फ इतना पता चला कि मैं ऑर्फनेज से आया हूँ और 3 अरब के लोन में डूबा हूँ। चोई ना यून की बात सुनकर उसे समझ आया कि मैंने अपनी ताकत छुपाई हुई है। पर यू योन हा ने बाहर से कहा, इसमें कोई खास बात नहीं है। पर चोई ना यून ने अचानक कहा, क्या किम हाजिन एक ह्यूमन है? ये सुनकर सब चुप हो गए। फिर यू योन हा ने उसके अनुमान को गलत ठहरा दिया और शिन जोंग ह्योक ने पूछा, क्या चोई ना यून को मुझसे दिक्कत है? कुछ देर चुप रहने के बाद चोई ना यून ने मेरी कही हुई बातें याद की और कहा, हाँ, ऐसा कहा जा सकता है। उनकी डिस्कशन के दौरान मेरा लैपटॉप अपडेट हो चुका था। अगले ही पल लैपटॉप से निकली रोशनी से मेरी आंखें चौंधिया गईं। रोशनी हटते ही मुझे एक तेज पेन महसूस हुआ। मेरी बाईं बांह की आस्तीन खून से लाल हो चुकी थी। तभी लैपटॉप पर एक मैसेज आया, मुझे सेंट मिला है। ये क्रिएटर होने के नाते मिली ऑलराउंड एबिलिटीज में से एक थी। साथ ही मेरे दिमाग में ढेर सारी जानकारी भरने लगी। एक साथ इतना मेंटल प्रेशर और बांह का पेन सहन नहीं कर पाकर मैं अनकॉन्शियस होकर गिर पड़ा। जब मेरा लैपटॉप फिर से चालू हुआ तो उस पर इस अपडेट की इंफॉर्मेशन थी। मुझे एक नई लो लेवल एबिलिटी बुक ऑफ ट्रुथ मिली थी और मेरी पुरानी ऑब्जर्वेशन व रीडिंग एबिलिटीज मजबूत हुई थी। अगले दिन एस शहर के अवार्ड सेरेमोनी में जाते वक्त भी मेरे हाथ में हल्का पेन था। कल अनकॉन्शियस होने के बाद मैं सुबह उठा था। नोटिफिकेशन मिलने पर मैं यहाँ आया था। हालांकि मुझे सेंट मिल गया था, पर मैं अभी उसका पूरा इफेक्ट नहीं जानता था। मुझे हैरानी हुई जब मैंने मन ही मन सोचा और चोइना यून ने अचानक कहा कि मैं उसे परेशान कर रहा हूँ। इस बेवजह की बात से मैं हैरान रह गया। मैंने शांति से कहा, शायद तुम भूल गई हो कि कुछ दिन पहले मैंने ही तुम्हारी जान बचाई थी। ये सुनकर वो और गुस्से में आ गई और बोली, ये अलग बात है, पर हमारी बहस से किम सूहो को परेशानी हुई तो उसने चोई ना यून को अपनी जगह बदलवा दिया। मेरे पास बैठने के बाद किम सूहो ने मुझे धन्यवाद दिया। वो जानता था कि अगर उस दिन मैं नहीं होता तो वो ह्यूमन को नहीं हरा पाते, इसलिए वो मेरा आभारी था। मैंने कहा, चाहे उस वक्त मैं नहीं भी होता तुम जीत ही जाते, शायद तुम और स्ट्रांग हो जाते। आखिर किम सूहो मेरी कहानी का सबसे परफेक्ट कैरेक्टर था। हर मुश्किल और खतरे के बाद उसकी ताकत और बढ़ जाती थी। कुछ देर वेट करने के बाद जब होस्ट ने अवार्ड विनर्स को मंच पर बुलाया तो हम तीनों ऊपर गए। यू सोक ह्योक ने सबसे पहले किम सूहो को पुरस्कार दिया। बस एक नजर देखकर ही उसे समझ आ गया कि क्यों सभी लोग किम सूहो को पाने के लिए लालायित थे। पर सर्टिफिकेट देते वक्त यूसोक ह्योक ने चुपके से किम सूहो के कान में कहा, तुम्हें एसोसिएशन में शामिल नहीं होना चाहिए। एक इंडिपेंडेंट हंटर बनकर ज्यादा आजाद रहोगे। हीरो की जिम्मेदारी सबसे बड़ी होती है, पर मेरे हिसाब से ये बेकार है। पर किम सूहो आसानी से डगमगाने वाला नहीं था, चाहे वो बेकार ही क्यों ना हो। चोई ना यून ने अजीब ढंग से गुरुजी कहकर पुकारा। यूसोक ह्योक ने कहा, एक आर्चर मेरी शिष्या नहीं हो सकती। हालांकि तुम्हारे पिता ने मुझे तुम्हारी देखभाल करने को कहा था, पर मुझे आर्चर बनी चोई ना यून में कोई इंटरेस्ट नहीं। जब मेरी बारी आई तो यू सी हक थोड़ा कंफ्यूज था, क्योंकि उसने मेरा नाम तक नहीं सुना था। हालांकि इस तरह इग्नोर किए जाने से बुरा लगा, पर चलो ठीक है। इस बार मानव को हराने के लिए 10 लाख से ज्यादा का इनाम मिला था, तो मैं आराम से अच्छे से खा पी लिया। ये पैसा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कंपनी के शेयर खरीदने में भी लग सकता था, लेकिन अभी तो लैपटॉप के नए फीचर्स चेक करने जरूरी थे। पहला था सेंट। ये शायद कल मेरी कलाई पर दिखा घाव था, लेकिन इसके साथ दर्द भी था। कैंटीन में इसे चेक करना ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने वापस जाकर देखने का फैसला किया। अगला अपडेट था, लैपटॉप का नेटवर्क ऑन हो गया था। क्लिक करते ही कई एक्सेस करने लायक फोरम दिखे। लगता था यही इस अपडेट की सबसे बड़ी खासियत थी। उनमें पर्पल स्मोक फोरम सबसे अहम था। ये सबसे फेमस प्राइवेट वेबसाइट थी जो जानकारी, हथियार, इनाम और कॉन्ट्रैक्ट डील्स देती थी। लगभग हर हीरो ने अपने ग्रोथ पीरियड में इस फोरम का इस्तेमाल किया था। इसमें शामिल होने के लिए भारी फीस लगती थी, लेकिन मुझे सिर्फ 200 एसपी पॉइंट्स खर्च करके अकाउंट बनाना था। जैसे ही मैं लॉगिन करने वाला था, यून सुंग आह कब सामने आ गई पता ही नहीं चला। उसने कहा कि सम्मान समारोह खत्म होते ही मैं गायब हो गया था। मुझे ढूंढते हुए आई थी ताकि अपना बिजनेस कार्ड दे सके। यून सुंग आह का कार्ड मिलना बहुत मायने रखता था। इसका मतलब था कि वो ऑफिशियली मुझे अपनी गिल्ड में शामिल करना चाहती थी। वो बैठी और बोली कि मुझसे एक सवाल पूछना चाहती है। हालांकि यून सुंग आह बाहर से एक प्यारी पड़ोसन जैसी लगती थी, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था कि वो बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है और सिर्फ काबिल ही टिकता है वाले सिद्धांत पर चलती है। अभी चाहे वो कितनी भी दिलचस्पी दिखाए, अगर कोई आगे चलकर उसकी उम्मीदों पर खरा ना उतरा तो वो बिना सोचे उसे छोड़ देती है। अगर उससे कनेक्शन बना लिया जाए तो आगे चलकर काफी फायदा हो सकता था, लेकिन अभी नहीं। इसलिए जैसे ही उसने पूछा कि मैंने मानव को कैसे हराया, मैंने तुरंत मना कर दिया। ये बात मैं उसे नहीं बता सकता था। इनकार सुनकर यून सुंग आह ने फिर से अपना इंट्रोडक्शन दिया और कहा कि उसे मुझ में दिलचस्पी है। मैंने नॉर्मल टोन में उसका धन्यवाद किया। शायद उसने मुझे लाइट एलिमेंट इस्तेमाल करते देखा था, इसलिए वो मेरे पास आई थी। लेकिन अभी उसकी दिलचस्पी सिर्फ क्यूरियोसिटी लेवल पर थी, इसलिए मुझे जानबूझकर थोड़ा अनिच्छुक दिखना था ताकि उसका इंटरेस्ट और बढ़े। ये सोचकर मैं उठा और अलविदा कह दिया। यून सुंग आह समझ ही नहीं पाई और बस मुझे जाते हुए देखती रह गई। हॉस्टल लौटकर मैंने सेंट की खासियतें ध्यान से देखी। इसमें छिपी
छिपी मैजिक मेरी इच्छा के हिसाब से बदल सकती थी, तो मैंने सोचा कि सेंट की मैजिक को एक छोटी तलवार के रूप में बदलूं। सच में अगले ही पल मेरी कलाई का सेंट चमकने लगा और मेरे हाथ में एक छोटी तलवार आ गई। इस हिसाब से देखा जाए तो सेंट की मैजिक काफी फ्लेक्सिबल थी। मैंने सोचा था कि अचानक इस दुनिया में आ जाने के बाद मेरा मैजिक से कोई लेना देना नहीं रहेगा, लेकिन अब इस रूप में मैं मैजिक इस्तेमाल कर पा रहा था। अगली चीज थी नई दिखी बुक ऑफ ट्रुथ। सेंट की ताकत से मैंने बुक ऑफ ट्रुथ को मैजिक से सामने बुलाया। तभी एक मशीन जैसी आवाज आई, इस किताब में सच्चाई छिपी है। मैजिक की लिमिट के अंदर ये किसी भी सवाल का जवाब दे सकती है। मैंने पूछा मेरी हाइट कितनी है? सच में उसने बिल्कुल सही जवाब दिया। साथ ही मेरा एक एफपी पॉइंट खर्च हो गया। शायद क्योंकि मेरे अंदर खुद मैजिक नहीं थी, इसलिए पॉइंट्स उसकी जगह इस्तेमाल हो रहे थे। तभी मेरी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी पर एक नोटिफिकेशन आया। ये मैजिक स्क्वायर एकेडमी का इमरजेंसी मैसेज था। क्वीन क्लास की स्टूडेंट जिन हाक्योंग गायब हो गई थी। ये देखते ही मैं समझ गया दूसरी मेन स्टोरी मैजिक स्क्वायर सीरियल डिसअपीयरेंस केस शुरू हो चुकी थी। जैसा नाम से साफ था, अगला टारगेट यू यॉन हा होगी। लेकिन मेरे दिमाग में एक और संभावना है, अगर पिछली बार की तरह फिर कुछ बुरा होने वाला है तो क्यों ना मैं पहले ही अपराधी को पकड़ लूं। लेकिन मैंने जल्दी ही ये विचार छोड़ दिया। बिना सोचे कहानी में दखल देने से आगे चलकर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता था, इसलिए मैंने तय किया कि पहले थोड़ी देर ऑब्जर्व करूंगा। अगले दिनों में मैं रोज की तरह ट्रेनिंग करता रहा, लेकिन बीच में एक अजीब बात हुई। कोई लगातार मेरा मजाक उड़ाता और गालियां देता रहता था। आज किम सूहो आराम करने ही वाला था कि किसी ने उसे आगे देखने को कहा। उसने देखा कि पास का एक स्टूडेंट बेझिझक मुझे बेकार कह रहा था कि मैं इतना हल्का डंबल भी नहीं उठा सकता। ये देखकर किम सूहो को गुस्सा आ गया, लेकिन पास खड़े एक लड़के ने उसे रोक लिया और कहा कि आगे आने की जरूरत नहीं है। ये लड़का था ट्रुथ क्लास का मॉनिटर यून हान। यून हान के रोकने पर किम सूहो हैरान हुआ। यून हान ने बताया ये सब शिन जोंग ह्योक के लोग हैं। शायद किम हा जिन ने उसे नाराज कर दिया है और यून हान को लगता था कि मैं सिर्फ एक्टिंग कर रहा हूँ। आखिर किम सूहो ने खुद कहा था कि मैंने मानव का हाथ उड़ा दिया था। इतनी हिम्मत वाला आदमी शिनजोंग ह्योक के लोगों से क्यों डरेगा? लेकिन सबके सामने मैं सच में डंबल नहीं उठा पा रहा था। मुझे न उठा पाते देख किम सूहो गुस्से में आगे बढ़ा और मजाक उड़ाने वालों से बहस करने लगा। ट्रेनिंग ग्राउंड का शोर आखिरकार इंस्ट्रक्टर तक पहुंच गया। सबको रोकने के बाद इंस्ट्रक्टर ने सबको इकट्ठा किया। कुछ दिन पहले फेनोमेना वर्ल्ड एनालिसिस की लिखित परीक्षा हुई थी। अब उसका रिजल्ट आ चुका था। जल्द ही अंक दीवार पर लगा दिए गए। कई लोग देखने लगे कि कहीं फेल तो नहीं हो गए। छोटी परीक्षा की रैंकिंग देखकर मैं सच में फर्स्ट आया था। लेखक होने और ऑब्जर्वेशन रीडिंग के असर से ये रिजल्ट तो तय था, लेकिन तभी पीछे से तलवार गिरने की आवाज आई। रेचल एलिजाबेथ लुइस को इस रैंकिंग पर यकीन नहीं हो रहा था और मुझे उसकी सेटिंग याद आ गई। रेचल एलिजाबेथ लुइस ब्लू कंट्री की प्रिंसेस। मैजिक स्क्वायर के नए स्टूडेंट्स में ताकत के हिसाब से तीसरे नंबर पर थी और किम सूहो शिन जोंग ह्योक के बाद उसी का नाम आता था। मैजिक स्क्वायर में दाखिले के बाद से चाहे छोटी परीक्षा हो या बड़ी, उसने कभी लिखित परीक्षा में पहला स्थान नहीं छोड़ा था। अब मुझे समझ आया मेरे इस चीट कोड ने ओरिजिनल सेटिंग तोड़ दी थी। दुनिया बदलने के बाद कई ताकतें सामने आई थी और मैजिक स्क्वायर उनमें सबसे ऊपर था। यहाँ दुनिया भर के टॉप स्टूडेंट्स थे, चाहे सामने राजकुमारी रेचल ही क्यों ना हो। दाखिले के वक्त उसने ठान लिया था कि वो रॉयल फैमिली की इज्जत पर कभी आंच नहीं आने देगी, लेकिन आज पहली बार उसे झटका लगा था। क्लास में टीचर ने मेरी परीक्षा की बहुत तारीफ की। थोड़ी देर सोचने के बाद रेचल ने भी मान लिया कि कम से कम इस सब्जेक्ट में वो मुझसे आगे नहीं निकल पाएगी। फेनोमेना एनालिसिस मैजिक स्क्वायर का बेहद मुश्किल विषय था। अब रेचल को और भी जिज्ञासा हो रही थी, आखिर मैं आमतौर पर क्या पढ़ता हूँ, जबकि सच ये था कि मैं रोज क्लास में ठीक से ध्यान भी नहीं देता था। आज की क्लास खत्म होते ही मैं हमेशा की तरह वापस लौट आया। बुक ऑफ ट्रुथ मिलने के बाद मैंने तय किया कि इसका सही इस्तेमाल करूंगा, इसलिए मैंने पर्पल स्मोक फोरम में एक इंफॉर्मेशन एजेंसी बनाई। अभी भले भरोसा ना हो, लेकिन जैसे ही मैं कुछ रिजल्ट दिखाऊंगा, बुक ऑफ ट्रुथ की मदद से मेरे पास कस्टमर लाइन में लग जाएंगे। एजेंसी रजिस्टर कराने के बाद अब मुझे जमा हुए एएसपी पॉइंट्स खर्च करने थे। दूसरी मेन स्टोरी शुरू हो चुकी थी, यानी मैजिक स्क्वायर अब सुरक्षित जगह नहीं रही थी। मेरी मौजूदा ताकत से मैं अकेले मानव का सामना नहीं कर सकता था। शुक्रिया शिन जोंग ह्योक और उसके लोगों का, जो लगातार मुझे परेशान कर रहे थे। सबका ध्यान मेरी तरफ आने से मेरे एएसपी पॉइंट्स तेजी से भर गए थे। इतने दिन जमा करने के बाद अब इन्हें अपनी ताकत बढ़ाने में लगाने का वक्त आ गया था। सबसे पहले मुझे अपना हथियार मजबूत करना था। पहला कदम ऑलराउंड इंटरवेंशन से सेटिंग बदलना। डेजर्ट ईगल में ट्रांसफॉर्मेशन की क्षमता जोड़ना ताकि वह स्नाइपर राइफल बन सके। ये वाकई अजीब था, लेकिन ताकत बढ़ाने के लिए कोई और रास्ता नहीं था। इस बदलाव की कीमत बहुत ज्यादा थी, पूरे 2505 एसपी पॉइंट्स। सेटिंग सेव करते ही मेरी डेजर्ट ईगल स्नाइपर राइफल बन गई। मैंने सोचा अगर इसे बाहर ले जाऊं तो सब चौंक जाएंगे, इसलिए मैंने इसे फिर से पिस्तौल में बदल लिया। अब बारी थी मेरी मेमोरी की सेटिंग की। अगर टैलेंट मैजिक से जुड़ी जन्मजात चीज थी तो मेमोरी मेहनत से बनती थी। मैं एक शूटर था, इसलिए मेरे लिए सर्वाइव करना और छिपकर अटैक करना सबसे जरूरी था। इस बार 3000 से ज्यादा एसपी पॉइंट्स
पॉइंट्स खर्च हुए। पार्कौर का असर बिल्कुल वही था जो मुझे चाहिए था। मेरी फुर्ती और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई। मैं इसे ठीक से टेस्ट भी नहीं कर पाया था कि मेरी घड़ी की घंटी बज गई। इस बार क्वीन क्लास का सुंगम गायब हो गया था। वो दूसरा शिकार था। कहानी में जब तक यू यॉन हा का अपहरण नहीं होता तब तक जो भी गायब हुआ था उसे अपराधी ने नुकसान पहुंचाया था। मुझे पता था अपराधी कौन है, फिर भी एक एक करके स्टूडेंट्स गायब होते देख मैं कंफ्यूज था। समय से पहले दखल दूं या नहीं। अगले दिन कई स्टूडेंट्स मैजिक स्क्वायर के अंदर मौजूद वाइल्ड ट्रेनिंग ग्राउंड में इकट्ठा हुए। इंस्ट्रक्टर ने बताया आज की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अलग होगी। पीछे की गुफा में मैजिक स्क्वायर द्वारा बनाया गया एक आर्टिफिशियल डंजन है जिसमें असली मॉन्स्टर्स जैसे पुतले हैं। आज का टास्क है डंजन क्लियर करने का सिमुलेशन। इंस्ट्रक्टर ने चेतावनी दी कि कोई लापरवाही ना करे, ये पुतले भी जानलेवा हो सकते हैं। और क्योंकि डंजन बहुत बड़ा है, आज ट्रुथ क्लास और पायनियर क्लास की ज्वाइंट ट्रेनिंग होगी। हर टीम दूसरी क्लास की एक टीम के साथ टेम्पररी जुड़ जाएगी। कल रात की तैयारी अब काम आने वाली थी। मैजिक स्क्वायर के इस आर्टिफिशियल डंजन में कई ट्रैप्स होते हैं जिनमें से कुछ छिपे हुए मानवों द्वारा लगाए गए होते हैं। हर हालात के लिए मैंने पहले से कुछ एलिमेंटल बुलेट्स तैयार कर ली थी। तभी मेरे लैपटॉप पर एक पॉपअप विंडो आई। उसमें 3 सेटिंग चेंज दिखाए गए। मैंने आसपास देखना शुरू किया कि ये बदलाव किन लोगों की वजह से हुए हैं। पहला, किम सूहो की टीम का जो वॉन, उसका स्वभाव और ज्यादा अकेला हो गया। दूसरा, पायनियर क्लास के जेडन की ग्रोथ पोटेंशियल बढ़ गई। तीसरा, चोई ना यून की टीम की एक लड़की, नाम था स्वेन। शायद चोई ना यून ने उसे किसी और क्लब में देखा था। स्वेन का बदलाव था उसकी नर्व की कमजोरी और बढ़ गई थी। विंडो ने चेतावनी दी कि डंजन क्लियर करते वक्त उसके डेमॉन के पंजे से संक्रमित होने की संभावना बहुत ज्यादा है। ये बदलाव देखकर मैं सन्न रह गया क्योंकि बदलाव जरूरत से ज्यादा लग रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इसका मतलब क्या है। टीमों के जुड़ने के बाद दोनों तरफ के कप्तानों ने अपने मेंबर्स का इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन यू यॉन हा ने मेरा नाम तक गलत पढ़ दिया। जेडन में फिलहाल कुछ अजीब नहीं दिखा। सबसे अहम थी तीसरी टीम की स्वेन। वो विदेश से मैजिक स्क्वायर में पढ़ने आई थी और वो चोई ना यून को पसंद करती थी जैसे कई और स्टूडेंट्स करते थे। स्वेन भी मैजिक स्क्वायर की टॉप टैलेंट बनना चाहती थी, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ उससे कहीं ज्यादा टैलेंटेड लोग थे। बार बार हारने से उसके अंदर हीन भावना और निराशा भर गई थी। आखिर ताकत पाने के लिए उसने डेमॉन से सौदा किया और ताकत खरीद ली। ये सब आगे की कहानी थी, लेकिन अभी विंडो की चेतावनी साफ बता रही थी कि इस बार के डंजन में स्वेन समय से पहले ही मानव बन सकती है। मैं गहरे सोच में था कि तभी जेडन अचानक आया। उसने मेरे कंधे पर जोर से हाथ रखा और बोला, डंजन में इतना लापरवाह नहीं रहना चाहिए। मैंने तुरंत उसका हाथ झटक दिया। ताकतवर जेडन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, उसका स्वभाव ही खराब है, इसलिए ये सुनकर मेरे अंदर गुस्सा भर गया। हाल के दिनों में मैजिक स्क्वायर में मेरी बदनामी फैल चुकी थी, खासकर क्वीन क्लास में। अफवाह थी कि मैं बाहर वालों को डराता धमकाता हूँ। कुछ कहते थे कि मैं हर वीकेंड इंडोर पार्टियों में मस्ती करता हूँ। मुझे पता था ये सब शिन जोंग ह्योक का खेल था, लेकिन इन्हीं अफवाहों की वजह से मुझे ढेर सारे एसपी पॉइंट्स भी मिले थे। शायद इसी कारण टीम के लोग मुझे इग्नोर कर रहे थे। आगे की टीमों के डंजन में घुसने का इंतजार करते हुए सब हंसी मजाक कर रहे थे, सिवाय मेरे। जल्द ही हमारी टीम 8 की बारी आई। डंजन के अंदर, जैसा इंस्ट्रक्टर ने कहा था, जगह बहुत बड़ी थी। कुछ देर चलने के बाद सब रुक गए क्योंकि सामने कई रास्ते थे। यू यॉन हा और जेडन आपस में सलाह करने लगे। जेडन चाहता था कि उसकी टीम का स्ट्रॉन्ग आर्चर रास्ता चुने, लेकिन मैंने पहले ही कहा नंबर 6 वाला रास्ता लो। ये सुनकर जेडन चिढ़ गया, लेकिन मेरी उम्मीद के उलट यू यॉन हा ने तुरंत कहा, ठीक है नंबर 6 चलते हैं। फिर जेडन से बोली, ये आदमी खास तो नहीं है, लेकिन इसकी नजर तेज है। मुझे फर्क नहीं पड़ा। इसी वजह से मैं उस रास्ते पर गया जहाँ चोई नयून की टीम से टकराव हो सकता था। अगर स्वेन आज सच में यहाँ मानव से संधि करती है तो चोई नयून अकेले उसे नहीं रोक पाएगी, और अगर उसे कुछ हो गया तो आगे की पूरी कहानी बिगड़ जाएगी। आखिरकार जेडन भी नंबर 6 रास्ते पर चलने को मान गया। चलते हुए वो धीरे धीरे मेरा मजाक उड़ाता रहा कि मैं दिखावा कर रहा हूँ। मैंने शांति से कहा, तुम बेहतर ये सोचो कि आगे के मॉन्स्टर से कैसे निपटना है। ये सुनकर सब चौंक गए क्योंकि आगे घुप अंधेरा था। तभी टीम का दूसरा आर्चर आगे आया और अंदर एक लाइट एरो छोड़ा। रोशनी फैलते ही कुछ दूरी पर एक मिड लो लेवल मॉन्स्टर सैलामेंडर दिखा। तुरंत सबने लड़ाई की तैयारी कर ली। जेडन ने पूछा, कोई वाटर एलिमेंट अटैक कर सकता है? क्योंकि सैलामेंडर फायर एलिमेंट का था। उसकी बात सुनकर मैं चुप रहा। सेंट की मैजिक लिमिटेड थी, मुझे इसे जरूरी वक्त के लिए बचाना था। जब कोई वाटर एलिमेंट यूजर नहीं मिला तो यू यॉन हा ने सीधे अटैक का फैसला किया। वो सबसे पहले मॉन्स्टर पर टूटी। सैलामेंडर आग उगलने ही वाला था कि यू यॉन हा की तेज चाबुक ने उसका मुंह जकड़ लिया। टैंक और फाइटर रोल वाले स्टूडेंट्स ने एक साथ हमला किया। टीम वर्क से मॉन्स्टर कुछ ही सेकंड में ढेर हो गया। यू यॉन हा की ताकत बढ़ने की रफ्तार सच में तेज थी। उसकी चाबुक पर चमकती बिजली बता रही थी कि उसने अपनी लिमिट पार कर ली है और अब आंख खुलने के करीब है। उसकी ताकत देखकर मैं भी हैरान था। यू यॉन हा ने सबको आगे बढ़ने को कहा, लेकिन अनजाने में उसने एक ट्रैप छू लिया।
लिया। मैंने तुरंत रिएक्ट किया और उसे धक्का देकर दूर कर दिया। इससे वो घायल होने से बच गई। हालात न समझ पाने के कारण उसने ठंडे स्वर में कहा, हाथ हटाओ। उसकी खतरनाक नजर देखकर मैं तुरंत पीछे हट गया। वो मुझसे निपटने ही वाली थी कि तभी एक और मेंबर ने दीवार में धंसा हुआ तीर देखा। यही वजह थी कि मैंने उसे धक्का दिया था और गिरते वक्त मुझे एक नई चेतावनी दिखी। ये तीर नर्व टॉक्सिन से भरा हुआ था। योनहा बच गई, लेकिन तीसरी टीम की स्वेन उतनी खुशकिस्मत नहीं थी। वो अनजाने में उस जहरीले तीर से घायल हो गई थी। स्वेन को पकड़े चोई नायून हैरान थी। पिछली लड़ाई के दौरान अचानक तीर आया था। ये ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं हो सकता था और उसने देखा कि भले ही ये आर्टिफिशियल डंजन था, लेकिन यहाँ के मॉन्स्टर्स असामान्य रूप से ताकतवर थे। दूसरी तरफ मेरी टीम लगातार मॉन्स्टर्स से लड़ रही थी। सैलामेंडर के बाद भी कई झंझट वाले जीव आए, लेकिन सबके मिलकर लड़ने से लो लेवल मॉन्स्टर्स कोई बड़ा खतरा नहीं थे। जल्द ही हमने पूरा इलाका साफ कर दिया। पूरे रास्ते में सिर्फ वही जहरीला तीर एक ट्रैप था। जब सब आगे बढ़ने ही वाले थे, तभी हमारे पीछे से तेज गर्मी महसूस हुई। जानलेवा खतरे को महसूस कर मैं चौंक गया। पीछे मुड़ते ही देखा वही सैलामेंडर फिर से जिंदा हो गया था। उसके मुंह में जमा आग सब कुछ जला देने वाली थी। दूसरों के रिएक्ट करने से पहले ही सैलामेंडर ने हमला कर दिया। योनहा और बाकी लोग तैयार नहीं थे, लेकिन पहले से सतर्क मैंने तुरंत दखल दिया। मैंने पूरी ताकत से सेंट एक्टिव किया और उसे पानी की दीवार में बदल दिया। इससे सैलामेंडर का आखिरी हमला रुक गया। मरने के कगार पर पहुंचे मॉन्स्टर के अंदर इतनी मैजिक नहीं बची थी कि आग जला सके। जैसे ही आग पूरी तरह बुझी, सैलामेंडर सच में मर गया। इतनी ताकत देखकर इवोल और बाकी लोग डर गए। टीम के लोगों ने अंदाजा लगाया कि वो सैलामेंडर कोई साधारण पुतला नहीं था। उसकी आग के पास आए बिना भी तपिश महसूस हो रही थी। मुझे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन जेडन गुस्से में चिल्लाया, जब मैं वाटर एलिमेंट यूजर ढूंढ रहा था तब तुम सामने क्यों नहीं आए? मैंने कहा कि ये मेरे उपकरण का असर था, लेकिन उसने भरोसा नहीं किया। तभी योनहा ने आकर बहस रोक दी। तभी किसी ने पूछा, यहाँ असली मॉन्स्टर्स क्यों हैं? योनहा ने अनुमान लगाया, ये एक आइडियल डंजन एनवायरनमेंट है, इसलिए असली मॉन्स्टर्स का विकसित होना नामुमकिन नहीं है। फिर उसने सबको आगे बढ़ने को कहा, लेकिन उसके मन में मेरी बात को लेकर शक पैदा हो गया था। आखिर मैं डेजर्ट ईगल तक नहीं खरीद सकता था, तो मैजिकल इक्विपमेंट कहां से लाया? किम सूहो और शिन जोंग ह्योक के अलावा नए स्टूडेंट्स में कोई ऐसा नहीं था जो हथियारों को मैजिक एलिमेंट दे सके। और मैं न सिर्फ माउंटेन मून टायरेंट का वीक पॉइंट जानता था, बल्कि मैजिकल एलिमेंट देने की क्षमता भी रखता था। फिर भी जानबूझकर अपनी ताकत छुपा रहा था। योनहा को चोई नायून की पुरानी बात याद आ गई। क्या किम हा जिन सच में मानव है? थोड़ी देर बाद चोई नायून और उसकी टीम ने आराम करने की जगह ढूंढ ली, लेकिन नीचे एक मिड लेवल अनरेटेड मॉन्स्टर मैग्मा गोलेम था, जिससे वो परेशान थे। शायद वही इस डंजन का बॉस था। तीसरी टीम के सभी लोगों को लग रहा था कि ये बहुत मुश्किल होगा, ऐसे मॉन्स्टर को हराना और साथ ही स्वेन का इलाज जल्दी करना, ये सब लगभग नामुमकिन लग रहा था। हालांकि किसी ने भी स्वेन को छोड़ा नहीं था, पर स्वेन के मन में बहुत अफसोस था। उसे लगता था कि सब उसकी गलती थी कि वो जहरीले तीर से घायल हो गया। मैजिक स्क्वायर आने के बाद से उसे एक आवाज ही सुनाई देती थी जो कहती थी अगर वो उससे डील करे तो बेहद ताकत पा सकता है। और यही वो चीज थी जो स्वेन को सबसे ज्यादा चाहिए थी। वो हमेशा बेकार नहीं रहना चाहता था। वो चोई नायून के सामने इतना कमजोर नहीं दिखना चाहता था। इसलिए स्वेन ने खुद पर काबू खो दिया और डेमोन के साथ समझौता करने पर राजी हो गया। अगले ही पल वो तेज दर्द से चिल्लाने लगा। टीम के लोग घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि स्वेन को क्या हुआ है। जब उन्होंने देखा कि पागल हो चुके स्वेन को वो काबू में नहीं कर पा रहे, तो चोई नायून ने दूसरे मेंबर्स को तुरंत आने को कहा, पर वो सब मॉन्स्टर से इतने डर गए थे कि हिल भी नहीं पा रहे थे। आधी रात तक शिकार ढूंढने वाला मैग्मा गोलेम आखिरकार अपने टारगेट को ढूंढ ही लिया। ताकतवर शरीर वाला वो मॉन्स्टर सामने आते ही सभी स्टूडेंट्स इधर उधर भागने लगे और मैग्मा गोलेम का हमला एक पल में ही पूरी तरह फूट पड़ा। बॉस मॉन्स्टर ने छिपे हुए स्टूडेंट्स को देख लिया और उसने तेज अटैक शुरू कर दिया। खैर चोई नायून और दूसरों की प्रतिक्रिया तेज थी, इसलिए वो बच निकले, पर मॉन्स्टर के हमले का एरिया बहुत बड़ा था। 2 स्टूडेंट्स बेहोश होकर गिर गए। इस तरह तीसरी टीम के लोग बिखर गए। चोई नायून स्वेन को उठाए हुए थी, इसलिए वो दोनों अलग पड़ गए। गिरने से चोई नायून लगातार खांसने लगी। जब वो संभली तो पीछे मुड़कर देखा तो मैग्मा गोलेम उसी की तरफ बढ़ रहा था। सामने का मॉन्स्टर इंस्ट्रक्टर के बताए डमी जैसा बिल्कुल नहीं था। चोई नायून समझ गई कि ये असली मॉन्स्टर था। उसने कभी सोचा नहीं था कि एक ट्रेनिंग में ही उसकी मौत हो जाएगी। जैसे ही बॉस मॉन्स्टर की गर्म लावा फूटने ही वाली थी, एक ठंडी हवा के साथ गोली अचानक दागी गई। ये गोली सीधा मैग्मा गोलेम की गर्दन पर लगी। आइस एलिमेंट शरीर में घुसते ही मॉन्स्टर कुछ देर के लिए जम गया। चोई नायून कुछ पल के लिए सन्न रह गई और मैग्मा गोलेम के पीछे गोली चलाने वाला था वक्त पर पहुंचा हुआ मैं। कुछ मिनट पहले हमारी टीम 8 आगे बढ़ रही थी, पर सामने रास्ता खत्म हो गया था। एक ऊंची पत्थर की दीवार ने रास्ता रोक लिया था। जेडन नाराज होकर मुझसे पूछा, कहा था ना कि इस रास्ते के आखिर में बॉस मॉन्स्टर है। मुझे भी हैरानी हुई, क्योंकि जब मैंने लॉन्ग साइड से देखा था तो ये दीवार नहीं थी, पर मैंने फिर भी पक्के तौर पर कहा बॉस ठीक पीछे है, और जेडन से कहा कि वो दीवार को तोड़ने की कोशिश करे। हालांकि वो खुश नहीं था, पर अच्छे मार्क्स और जल्दी बाहर निकलने के
के लिए जेडन ने पूरी ताकत से दीवार पर वार किया। नतीजा साफ था, दीवार के झटके से उसका हाथ सुन्न हो गया। चाहे उसने मैजिक से हमला किया था पर कुछ नहीं हुआ। लगता था दीवार बहुत मोटी थी। आखिरी वक्त में यह वोल ने सबको बुलाया। दीवार के सबसे ऊपर एक दरार थी। मैंने कहा कि उस दरार से घुसना होगा, पर दीवार 10 मीटर से ज्यादा ऊंची थी। जेडन ने कहा कि यह नामुमकिन है। मैं पहले कोशिश करने लगा। आखिर दूसरी तरफ का हाल ठीक नहीं होगा। जैसे ही मैंने अपनी मेमोरी पार्क और एक्टिव की, उबड़ खाबड़ दीवार मेरे लिए आसान रास्ता बन गई। कुछ ही देर में मैं दरार तक पहुंच गया। जैसे ही मैं अंदर घुसा, चारों तरफ के स्पेस में जोरदार झटका लगा। इससे जेडन को और जिज्ञासा हुई कि दीवार के दूसरी तरफ आखिर क्या हो रहा था। वक्त वापस अभी लाते हुए मॉन्स्टर के शरीर पर लगी बर्फ धीरे धीरे पिघल रही थी और ये सब कुछ ही सेकंड में हुआ था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी हिलने डुलने लगेगा। मैंने चोई ना यून को जोर से चिल्लाकर कहा कि वो बैठ ही न रहे, क्योंकि इस बार दर्द से तड़पता मॉन्स्टर अब मेरी तरफ मुड़ चुका था। खैर, तभी 2 हमलों ने मैग्मा गोलेम की हरकत रोक दी। मदद के लिए आए थे बिखरे हुए तीसरी टीम के मेंबर्स। साथियों को आता देखकर चोई ना यून ने फिर से हिम्मत जुटाई। उसने तुरंत धनुष उठाया और तीर चढ़ाना शुरू किया। साथ ही दूसरों से कहा कि वो उसके लिए थोड़ा वक्त निकालें। ये सुनकर दूसरे स्टूडेंट्स ने जी जान से लड़ाई की। सबको हैरानी हुई जब झर से प्रभावित स्वेन फिर से सामने आया और उसने बॉस लेवल के मैग्मा गोलेम को घायल भी कर दिया। कुछ साथियों की आपसी मदद से मॉन्स्टर चोई नायून की तैयारी में रुकावट नहीं डाल पाया। आखिरकार उसका स्पेशल अटैक तैयार हो गया। चोई नायून अब पहले जैसी कमजोर नहीं रही थी। उसके इस तीर में खतरनाक एनर्जी थी। अगले ही पल मैग्मा गोलेम का सिर पूरी तरह चकनाचूर हो गया। लगातार हमलों और इस जानलेवा वार के बाद मैग्मा गोलेम आखिरकार मर गया। स्टूडेंट्स को यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने बॉस लेवल के असली मॉन्स्टर को हरा दिया। लड़ाई खत्म होते ही चोई नायून ने पूछा कि किसी को चोट तो नहीं लगी, और स्वेन ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, इतना ताकतवर मॉन्स्टर भी हरा दिया। पर उसकी हालत ने मुझे हैरान कर दिया। स्वेन ने इंसानी रूप नहीं लिया था, पर मैं जानता था कि उसने डेमोन से डील कर ली थी। उसका राज खुलना तो बस वक्त की बात थी। एक तरफ अकेले बैठे मुझे देखकर चोई नायून धीरे से मेरे पास आई। वो बहुत शर्माते हुए बोली, चाहे पहले कुछ भी हुआ हो, फिर भी मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। चोई नायून का ये रूप मेरे लिए उम्मीद से बाहर था। मैं कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। मेरे हैरान चेहरे को देखकर चोई नायून और भी शर्मा गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मुझसे माफी मांगेगी। चोई नायून ने 6 साल की उम्र में अपनी माँ को इंसानों के हाथों मरते देखा था। उसी दिन से उसने ठान लिया था कि वो एक हीरो बनेगी। इसलिए चोई नायून ने बचपन से ही पूरी जान लगाकर ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। बचपन के अनुभव की वजह से चोई नायून बहुत करीबी दोस्त नहीं बना पाई थी। वो दूसरों के सामने अपना कमजोर पक्ष नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए हमेशा सख्त बनी रही। इस वजह से बहुत कम लोगों ने चोई नायून के मुंह से सीधे शुक्रिया सुना था। उसके पास कोई सच्चा दोस्त नहीं था। शुक्रिया से ज्यादा चोई नायून सॉरी कहती थी। यही मैंने उसके लिए लिखी हुई सेटिंग थी। माहौल को और अजीब होने से बचाने के लिए चोई नायून ने खुद ही बात बदल दी। उसने पूछा, मैं इतना ताकतवर होते हुए भी शिन जोंग ह्योक और उसके लोगों को मुझे परेशान क्यों करने देता हूँ? जब मैंने कहा कि मैं सच में उनसे नहीं लड़ सकता, तो चोई नायून को हैरानी हुई। आखिर अभी की बंदूक की ताकत तो बहुत जबरदस्त थी। मैंने अपनी डेजर्ट ईगल निकाल कर दिखाई। ये मेरी खुद बनाई हुई गन है। स्कूल की ट्रेनिंग गन से बिल्कुल अलग है। ऐसा हथियार इस्तेमाल करते देखकर चोई नायून ने फौरन चारों तरफ देखा कि कहीं कोई और तो नहीं देख रहा।